हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ी ही फेमस इलेजी बाय टॉमस ग्रे, और जिसका टाइटल है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मीन्स ऑथर, और जो इलेजी रही है इसकी क्या स्पेशलिटीज़ रही हैं, इसी के साथ साथ इसका कंप्लीट टेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर ऑथर की बात करें टॉमस ग्रे की, थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो ग्रे रहे हैं वो 18th सेंचुरी के पोएट रहे हैं, और एक्चुअली उनको जो कहा जाता है, एक टर्म उनके लिए दिया जाता है, और वो है फ्रेंड ट्रांजिशनल पोएट। ट्रांजिशनल पोएट। और ट्रांजिशनल पोएट वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों ही एज जी। मीन्स वो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों ही उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देते हैं। मीन्स उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो किया एज अ क्लासिसिस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब देखें, उनके जो क्लासिसिस्ट थे, क्लासिसिज्म उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देता है। तो उसमें जो उन्होंने फॉलो किया था, जो उनके एंसेंट मास्टर्स थे, उनके रूल्स उन्होंने फॉलो किए। और इसी के साथ साथ उनकी जो पोएट्री है उसमें एक खास बात हमें दिखाई देती है, वो दिखाई देती है फ्रेंड्स डायडेक्टिक टोन। यानी वो उपदेशात्मक शैली उस पोएट्री में उनकी दिखाई देती है। क्योंकि वो कहते हैं एक जगह कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये किस तरह की लाइन है, ये बताती है उनकी डायरेक्टिक टोन को। और इसी के साथ साथ उन्होंने एम किया क्लैरिटी को, और जो ऑब्सोलीट वर्ड्स थे उनका जो यूज़ है वो उन्होंने अवॉइड किया। इसी के साथ साथ जो क्लासिसिज्म की अगर बात करें तो उसमें कुछ ट्रेड्स क्लासिसिज्म के हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें मिलता है पर्सोनिफिकेशन का यूज़, एलिगरी, मोरलाइजिंग फैक्ट्स, और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। और दिखाई पड़ता है हमें आर्टिफिशियलिटी। और इसी के साथ साथ लॉफ्टीनेस ऑफ डिक्शन एंड स्टाइल दिखाई देता है। एंड लव फॉर द फॉर्म, वो भी हमें जो क्लासिसिज्म है उसमें दिखाई पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो उनका जो करियर रहा वो क्लासिसिस्ट के रूप में शुरू किया, और जो उसको एंड किया उन्होंने वो किया एज अ रोमांटिसिस्ट। रोमांटिसिस्ट। क्लियर? तो उनको कहें जैसे दूसरे रोमांटिक्स थे, तो अगर हम देखें तो उनकी जो पोएट्री है वो भी सब्जेक्टिव हमें दिखाई पड़ती है। और उन्होंने अपनी पोएट्री में नेचर नेचर को डिपिक्ट किया। वो टाउन लाइफ से विलेज लाइफ की तरफ मूव करते हैं। और लाइक अदर रोमांटिक्स ही इज मेलनकली। उनमें हमें क्या दिखाई पड़ता है? उनमें हमें मेलनकली भी दिखाई देती है। ही लव्स द पुअर। और जो डाउन ट्रोडन है, गरीब हैं, डाउन ट्रोडन हैं, दलित हैं, उनके प्रति उनका एक जो प्रेम है वो दिखाई देता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो ये तो थी ऑथर के बारे में कुछ बातें। बाकी जो बायोग्राफी होगी उसमें डिटेल स्टडी ऑथर की मिलेगी हमें। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोएम की, जो बैकग्राउंड है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इस पोएम की अगर बात करें तो ये वाइडली नोन इलेजी है, और इसको पोएट ने 1742 में लिखना शुरू किया था, और 1750 में ये लिख के कंप्लीट हो गई। और एक्चुअल में उन्होंने इसको कंप्लीट किया था जब वो रह रहे थे सेंट गाइल्स, जो पेरियस चर्च है, कहाँ पर, स्टॉक पॉजेस। जब वो रह रहे थे सेंट गाइल्स में तब उन्होंने इसको लिखना कंप्लीट किया था। और ये जो पब्लिश हुई, राइट, जब कंप्लीट हुई थी 1750 में, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1751 में ये जो पोएम है वो पब्लिश हो गई। और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है फ्रेंड्स? स्टेंजाज रोट
in a country churchyard. Clear friends? Stanzas wrote in a country churchyard, ये ओरिजिनल टाइटल है और वैसे जानी जाती है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के नाम से। और इस पोएम को ग्रे ने भेज दिया, अपना एक फ्रेंड था उनका होरेस वालपोल, वालपोल के पास भेजा उन्होंने इस पोएम को, और वालपोल ने इस पोएम को पॉपुलर बना दिया। पोएम एक इलेजी है, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो ये जो इलेजी के नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं करती। ये एक जो कंटेम्पोरेरी ओड थी, ओड के स्टाइल में ऑथर ने इसको लिखा है, लेकिन चूंकि ये रिफ्लेक्ट्स करती है डेथ को और रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, तो इसलिए इसको रखा जाता है किसकी कैटेगरी में? इलेजी की कैटेगरी में। क्लियर फ्रेंड्स? और ये इलेजी ना तो पर्सनल है और ना ही इम्पर्सनल है, यानी एक मिक्सचर है दोनों का। अगर हम कहें ये इलेजी कैसी है, पर्सनल की इम्पर्सनल? नो, अ मिक्सचर ऑफ बोथ। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ पर ग्रे क्या करते हैं, एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट देते हैं विलेज फोर फादर्स को, जो एक गांव के पुरखे हैं, उनको एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सिंपल वर्क्स में डिवोट कर दी। क्लियर फ्रेंड्स? और एक्चुअल में बात करें तो इस इलेजी के बारे में डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि ये जो इलेजी है ये एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है ऑन द मेलनकली ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि जो मेलनकली ड्रामा है ह्यूमन लाइफ का, उसका एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ये इलेजी है। क्लियर? क्योंकि यहाँ सिंपैथी दिखाई पड़ती है ग्रे की पुअर विलेजर्स के लिए, जिनमें टैलेंट था, लेकिन उनका टैलेंट कैसा रहा? ऑब्सक्यूर रहा, गूढ़ रहा। क्लियर फ्रेंड्स? और चलिए मीटर की भी बात अभी साथ साथ कर लेते हैं। पोएम की अगर बात करें तो ये लिखी गई है, ये जो इलेजी लिखी गई है इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। क्लियर फ्रेंड्स? एक लिरिकल ब्यूटी इसमें हमें दिखाई पड़ती है। तो चलिए अब लेते हैं हम इसका टेक्स्ट, एक एक स्टेंजा एक्सप्लेन करते चलते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू मीन्स घंटी, और जो शाम की घंटी है वो बजती है, यानी चर्च में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ये इस बात का प्रतीक है, वो ये बताती है कि जो दिन है वो अब समाप्त होने वाला है। पहली लाइन क्लियर फ्रेंड्स? तो फिगर स्पीच ओनोमेटोपोई हमें दिखाई देती है इसमें, क्योंकि कर्फ्यू टॉल्स, घंटी के बजने की आवाज हमें सुनाई दे रही है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली और द ली। और जो लोइंग हर्ड का मतलब है रंभाते हुए जो पशुओं का झुंड है। मूव स्लोली मीन्स वो स्लोली चलता है, और द ली कहते हैं फ्रेंड्स ग्रासलैंड, जो चरागाह है। रंभाते हुए पशुओं का जो झुंड है वो धीरे धीरे चरागाह पर चलता है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी चरागाह में जानवरों के रंभाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। क्यों सुनाई पड़ रही है? द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे। क्योंकि जो प्लोमैन है, जो हलधर है, हलवाहा है, यानी जो किसान है, होमवर्ड घर की ओर, प्लोड्स हिज वियरी वे अपना रास्ता थका हुआ तय करता है। मीन्स किसान थका हुआ है और वो शाम के समय क्या करता है, अपना जो रास्ता है घर की ओर वो तय कर रहा है, और परिश्रम करके वो खेतों से लौट रहा है। यहाँ एक और फिगर स्पीच हमें दिखाई देती है फ्रेंड्स, और उसमें है वियरी वे, यानी क्या? थका हुआ रास्ता। अब एक्चुअल में थका हुआ कौन है? वो तो प्लोमैन है, द वियरी प्लोमैन होना चाहिए था, लेकिन ऑथर ने किसको बता दिया? थका हुआ रास्ते को थका हुआ बता दिया। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि आजकल बड़े अलसाए हुए दिन हो रहे हैं, तो दिन अलसाए हुए नहीं होते, अलसाए हुए तो हम होते हैं। क्लियर? तो इसी तरह यहाँ अगर हम फिगर स्पीच की बात करें तो ये क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक्चुअल में इस ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या करता है ऑथर?
जिसकी विशेषता बतानी है उसको वहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए था वहाँ ना करके वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। क्लियर? तो दूसरी जगह वो उस एडजेक्टिव को लगा देता है। एक्चुअल में क्या किसको यहाँ एडजेक्टिव कहाँ लगाना था? वेरी प्रोमिनेंसी लगाना था, लेकिन लगा दिया कहाँ? वे को, थका हुआ बता दिया। तो क्या हो गया? ट्रांसफर्ड हो गया। क्लियर? तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर स्पीच यहाँ में दिखाई पड़ती है इस होमवर्ड क्लोज में। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो प्लोमेन है, जो हलवाहा है यानी जो किसान है, वो सारे दिन मेहनत करने के बाद हारा थका अपने घर को वापस लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो घर जाकर क्या करेगा? इस संसार को अंधेरे में छोड़ देगा, यानी अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी एंड और जो संसार ये सो जाएगा और इसी के साथ साथ वो मुझे भी छोड़ देगा। यानी यानी अब केवल जो कवि है वो गांव के कब्रिस्तान में है, बाकी सब जाके सो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो पहला स्टेंजा क्लियर हुआ। चलिए बढ़ जाते हैं सेकंड स्टेंजा पे। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। फेड्स, फेड्स का मतलब है फ्रेंड्स कि आंखों से ओझल हो जाना। द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, और ग्लिमरिंग का मतलब है जो डिमली विजिबल, जो धीमे, जो धुंधला दिखाई देता है, यानी अंधेरा फैलेगा और जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है। अंधेरा फैलता है, जैसे ही अंधेरा फैलता है वो जो भूदृश्य है, जो भी दिख रहा है हमें, धरती दिख रही है, वो आंखों से धीरे धीरे ओझल हो जाती है। क्लियर फर्स्ट लाइन? एंड ऑल द एयर सॉल्म स्टिलनेस होल्ड्स, और जो एयर है, सारी जो वातावरण है, समस्त वातावरण है, उसमें सॉल्म स्टिलनेस होल्ड्स। सॉम क्या हो गया फ्रेंड्स? सॉम का मतलब हो गया सीरियस, और स्टिलनेस हो गई कामनेस, शांति, और होल्ड्स क्या हो गया? हेल्ड, यानी पकड़ना, पकड़ती है। समस्त जो वातावरण है वो एक भयानक, एक भयावह जो शांति है उससे व्याप्त है। यानी अब क्या है, धीरे धीरे अंधेरा फैल जाता है, भूदृश्य से, वो जो भूदृश्य है वो आँख से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और समस्त वातावरण में एक शांति दिखाई पड़ती है, शांति व्याप्त हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? से वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट and drowsy tinkling lull the distant folds। और यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए, सेव वेयर द बीटल। बीटल जानते हैं फ्रेंड्स, बीटल किसको कहते हैं? बीटल होता है गुबरैला। क्या? गुबरैला एक तरह का गोबर में पाए जाने वाला एनिमल होता है, छोटा एनिमल, क्या एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा, जिसको गुबरैला कहते हैं, बीटल। और वीडल क्या है? व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट। ड्रोनिंग फ्लाइट यानी जो गुबरैला है, बीटल का एक गुंजन। एंड ड्रोसी टिकलिंग, और ड्रोसी कहते हैं बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल निंद्रालु, कहना चाहिए निंद्रालु। क्लियर फ्रेंड्स? और टिंकलिंग कहते हैं एक जो स्लीप बेल्स होती है उनकी आवाज, और डिस्टेंट कहते हैं दूर। और एक वर्ड और आया है फ्रेंड्स, लल। लल का मतलब होता है लोरी गाकर सुला देगा। क्लियर? यानी इस सौम्य आकाश में, ये जो सौम्य शांति भरा जो आकाश है, इसमें जो बीटल की साउंड है, यानी जो आप कह सकते हैं भोरे के जो गुंजन है, और इसी के साथ साथ ड्रोइंग फ्लाइट हो गया, एंड ड्रोसी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड। और जो ड्रोसी टिकलिंग है, यानी कहीं दूर, जो कहीं बाड़े में भेड़ों के गले से, जो भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियां हैं, उनकी जो आवाज है वो सुनाई पड़ती है। यानी ये जो वातावरण है, यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं जैसे अंधेरा फैल जाता है, भूदृश्य आंखों से ओझल हो जाता है,
और संपूर्ण वातावरण में एक शांति व्याप्त है। लेकिन ये जो शांति है ये भंग होती है। किससे भंग होती है? उस बीटल की फ्लाइट से, उस गुबरैले की फ्लाइट से, उस भोरे के गुंजन से आप कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जो भेड़ों के गले में जो बंधी हुई घंटी है उसकी आवाज़ से, जो कहीं दूर से सुनाई पड़ती है, उससे ये जो घंटी है वो जो वातावरण की शांति है वो भंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स? स्टेंजा। चलिए बढ़ जाते हैं थर्ड स्टेंजा पे। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड टावर। यॉन्डर कहते हैं दूर, और जो वर्ड है आईवी मेंटल्ड टावर, आईवी कहते हैं फ्रेंड्स आईवी मेंटल्ड, और आईवी मेंटल्ड का मतलब होता है कवर्ड विद आईवी। और आईवी क्या है? एक लता होती है जिसे कहते हैं सिंग पैंचे की लता, सिंग पैंचा। क्लियर? एक यानी एक लता है, बेल है, सिंग पैंचा। तो कह रहा एक आईवी सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड टावर, यानी आईवी की लताओं से आच्छादित। देखते हैं आगे। द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। और मोपिंग आउल, मोपिंग का मतलब है फ्रेंड्स डिमली विजिबल, यानी धीमे से कम चमकने वाला, डिमली विजिबल, जो ना दिखाई दे। आउल डज टू द मून कंप्लेन। और मून कंप्लेन मीन्स एक कंप्लेन, किससे कंप्लेन हो रही है फ्रेंड्स? कंप्लेन हो रही है मून से। यानी अब समझ लेते हैं इसका मीनिंग। देखते हैं कि जो कब्रिस्तान में शांति दिखाई देती है उसमें क्या दिखता है हमें? आउल, जो उल्लू है, उल्लू की आवाज़ से वो जो शांति है, सेव दैट, सेव दैट का मतलब है वो शांति भंग होती है। और किससे? दो चीज़ यहाँ दिखाई देती है। एक तो आईवी मेंटल्ड टावर, एक आईवी से यानी जो लता से ढका हुआ जो टावर है, जो गिरजाघर में टावर है, उससे। और दूसरा मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेंट, और जो विचार मग्न उल्लू है उसकी आवाज से ये जो शांति है ये भंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ आई? चलिए। Of such as wandering near her sacred bower, molest her ancient solitary way. और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो मोपिंग आउल है वो क्या करता है? एक कंप्लेंट करता है। किससे करता है? मून से कंप्लेंट करता है। और किस लिए सब कंप्लेंट कर रहा है? वो कह रहा है, मानो वो कह रहा है कि जो मेरा आरामदायक घोंसला है जो एकांत में बना था, उस एकांत में मेरे घोंसले में जहाँ मैं शासन करता था, मुझे परेशान किया जा रहा है। मीन्स जो साउंड है उसके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। क्लियर? यानी मोलेस्ट यूज कर रहा है वर्ड वहाँ, मोलेस्ट हर एंसेंट सॉलिटरी रेन। सॉलिटरी रेन की जो मेरा एकाकी शासन है, तो मुझे उस एकाकी शासन में मीन्स आरामदायक जो मेरा घोंसला है उसमें मुझे परेशान किया जा रहा है। सीक्रेट बावर। क्लियर? सीक्रेट बावर जो मेरा सीक्रेट है, एक गुप्त जगह पर मैं रहता हूँ, और वहाँ जो घोंसला है मेरा एकांत में बना हुआ, उसमें मुझे परेशान किया जा रहा है। किसके खिलाफ कर रहा है? लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहा है। चंद्रमा से वो शिकायत कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर ओवरऑल स्टेंजा देखें तो ऑथर कहना चाह रहा है कि जो कब्रिस्तान की शांति है, जो भयावह शांति है, वो एकाकी और विचारमग्न उल्लू की आवाज़ से भंग होती है। जो आईवी लताओं से आच्छादित गिरजाघर में घंटाघर की आवाज़ से कह रहा है, आवाज़ के प्रति शिकायत कर रहा है, और मानो शिकायत चंद्रमा से वो कर रहा है, कह रहा हो कि जहाँ मैं शासन करता हूँ, मेरा जो आरामदायक घोंसला है जहाँ मैं शासन करता हूँ, उसमें मुझे अब परेशान किया जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। Beneath those rugged arms that you treat, beneath those rugged arms, beneath कहते हैं नीचे, अंडर, और those rugged, rugged कहते हैं फ्रेंड्स ऊबड़ खाबड़, यानी जो हैविंग रफ बाक, यानी जो
पेड़ों की छाल होती है वो रफ होती है, तो वहाँ रग्ड एम्स। और एम्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का पेड़ होता है, एवरग्रीन ट्री होता है पाइन की तरह से, दैट यू ट्रीज शेड। और यू ट्रीज की बात करें, यू ट्रीज क्या है, ये भी चीड़ के प्रकार का एक पेड़ होता है फ्रेंड्स। तो ये कहना चाह रहा है कि जो एम्स के पेड़ हैं, एम्स के पेड़ों के नीचे, और जो यू ट्री है, यू ट्री की छाया में क्या दिखाई पड़ता है, रग्ड, जो रग्ड एम्स और यू ट्री की छाया में जो गरीब गांव वाले हैं, निर्धन गांव वाले हैं, उनकी जो कब्र है वो दिखाई देती है। क्लियर, क्योंकि कब्रिस्तान में पोएट खड़ा हुआ है। Where heaves the turf in many a mouldering heap. Where heaves the turf in many a mouldering heap. Heaves the turf. जो टफ है, टफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स, द जो ग्राउंड है, ग्राउंड राइजेस हाई। हीव्स द टर्फ, जो ग्राउंड है वो क्या होती है वहाँ, मीन्स ये मान के चलिए आप, जैसे कब्र होती है, कब्र में क्या होता है, जगह जगह उभार दिखाई देते हैं जमीन पर। वेयर हीव्स द टर्फ, टर्फ कहते हैं घास, इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग कहते हैं उभरे हुए, माउल्ड होना, ढले हुए, उभरे हुए। क्लियर फ्रेंड्स, तो माउल्डरिंग हीप, जो ढले हुए जो ढेर दिखाई देते हैं, यानी जो गांव वाले हैं उनकी जो कब्रें हैं वो दफनाए हुए हैं यूटी के नीचे और एम्स के पेड़ों के नीचे, और वहाँ जो सूखी घास के मैदान भी दिखाई देते हैं, और जो कब्र है वो कैसी है, वो टूटी फूटी है। क्लियर, कब्र कैसी है, वह टूटी फूटी है, और जो मिट्टी के ढेर वहाँ दिखाई पड़ते हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लिव्ड, और प्रत्येक गांव वाला अपनी छोटी सी कोठरी में, अपनी छोटी सी कब्र में वो हमेशा के लिए लेटा हुआ है। यानी ये जो मरे हुए लोग हैं गांव के, जो मृत हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपनी कब्रों में विश्राम कर रहे हैं, जो बहुत पहले दफनाए जा चुके हैं। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, और र्यूड फॉर फादर्स, र्यूड कहते हैं अनपढ़, निर्धन, बेचारे, असभ्य, फॉर फादर्स कहते हैं पूर्वज, जो पूर्वज हैं ऑफ द हेमलेट, इस छोटे से गांव के, वो सोए हुए हैं। यानी यहाँ ऑथर कहना चाह रहा है कि जो निर्धन, पूरी स्ट्रेंजर की बात करें कि जो निर्धन गांव वाले हैं उनके पूर्वज इन साधारण कब्रों में दबाए हुए हैं, और उनकी कब्र जो है वो एम पेड़ के नीचे और यू पेड़ की छाया में, जो सूखी घास के मैदानों में है। ये कब्रें छोटी हैं और कैसी हैं, अब टूटी फूटी सी है। क्लियर फ्रेंड्स, छोटी हैं, टूटी फूटी सी हैं, ये गांव वालों के पूर्वज बहुत पहले दफनाए हुए हैं और अब अपनी कब्रों में ये विश्राम कर रहे हैं। और ये जो कब्र है अब क्या दिखाई पड़ती है, ये मिट्टी का ढेर जो है वो दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेंजा की अगर ओवरऑल बात करें तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातः की आनंददायक मंद मंद सुगंधित हवा है, जो सुगंध फैलाती हुई हवा है, और स्वेलो की जो तिनके हैं, तिनकों से बना हुआ घोंसला है, उससे स्वेलो की चहचहाहट, या मुर्गे का तीखी बाग, और या शिकारी का इकोइंग हॉर्न, इनमें से कोई सी भी एक्टिविटी, जो लोग हमेशा के लिए सो गए हैं, अपनी जो कब्र हैं, लोली बेड्स हैं, उनमें सोए हुए हैं, उनमें से कोई इनमें से कोई भी एक्टिविटी उन लोगों को अपनी कब्र से नहीं जगा पाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सेंजा पे बढ़ जाते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शेल बर्न, ब्लेजिंग कहते हैं फायरिंग, हार्थ कहते हैं चूल्हा। अब उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा, यानी उनके लिए अब अंगीठी नहीं जलाई जाएगी। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो गृहिणी है, जो बिजी हाउस वाइफ है, अब वो उनके लिए भोजन बनाने में व्यस्त नहीं होगी। क्लियर, यानी अब जो हाउस वाइफ है वो उनके लिए इवनिंग केयर, जो शाम को क्रियाकलाप है, शाम को जो भोजन बनाया जाना है उनके लिए, उनको वो नहीं बनाएगी।
नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द एनवीज किस टू शेयर। और आगे कहते हैं कि अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा शाम को अपनी जो लिस्प, अपनी जो तुतलाती हुई भाषा का में उनका स्वागत करने के लिए अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा शाम को। शाम को पापा आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, अपनी तुतलाती भाषा में अपने पापा के पास चले जाते हैं और वो उससे लिपट जाते हैं। मीन्स अब ये एक्टिविटी भी नहीं होंगी। और क्लाइम हिज नीज मीन्स अब कोई बच्चा उनके घुटनों पर नहीं चढ़ेगा। द एनवीज किस टू शेयर, और कैसे एनवीज किस अपने पिता को अब नहीं कर पाएगा। एनवीज किस, देखिए एनवीज किस का मतलब है ईर्ष्यालु जो किस है वो नहीं करेगा। मीन्स अब बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे अगर हैं, मोर देन वन होता है तो क्या होता है कि जब शाम को फादर उनके लौटते हैं तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, पापा से चिपट जाते हैं और फिर वो नींद पे चढ़ के ईर्ष्यालु की नहीं पहले पापा को मैं प्यार करूंगा, पहले मैं करूंगा। तो अब इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, से समझा? तो चलिए, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया और एक्चुअली ये जो लेजी है ये भी काफ़ी लेंदी है। अभी काफ़ी और स्टेंजा हमें कवर करने हैं एक ही लेक्चर में, तो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए बाकी आगे कुछ स्टेंजा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, समझ आया कि नहीं आया, और आगे बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर इस आपको मिलेगा उसमें हम आगे और स्टेंजा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जो हम इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने उसके 6 स्टेंजाज तक उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और स्टेंजाज आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। Of did the harvest to their sickle yield their furrow of the stubborn glebe has broke? How jocund did they drive their team afield? How bore the woods beneath their sturdy stroke? देखिए फर्स्ट लाइन लेते हैं, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। सिकल कहते हैं फ्रेंड्स हंसिए को, और हार्वेस्ट आप जानते हैं फसल को। यानी अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो गांव के मृत पूर्वज हैं जो फसल काटते थे, सिकल यील्ड, सिकल से वो प्राप्त करते थे किसको, हार्वेस्ट को, यानी हंसिए से जो फसल काटते थे। देयर फरो, फरो कहते हैं फ्रेंड्स खाई को, यानी एक डीप लाइन बन जाती है। हल को जब हम चलाते हैं खेत में तो जो एक डीप लाइन बन जाती है, ट्रेंच बन जाते हैं, उसको यहाँ फरो कहा है। क्लियर? यानी खेत में हल चलाना। ऑफ द स्टबॉर्न, स्टबॉर्न कहते हैं जिद्दी, और ग्लीव हैज़ ब्रॉक, और ग्लीव यहाँ जो वर्ड आया है ये ग्लीव, ग्लीव का मतलब होता है फ्रेंड्स लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, यानी मिट्टी या ज़मीन का एक टुकड़ा। क्लियर? तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो अपने खेतों में हल चलाते थे, स्टबॉर्न ग्लीव हैज़ ब्रॉक, की जो जिद्दी मिट्टी है उसको वो तोड़ देते थे, किससे, फरो बनाकर अपने हल से, और अपने सिकल से वो क्या करते थे, अपनी हार्वेस्ट को काटते थे। यानी अपने जीवन काल में गांव के जो मृत पूर्वज हैं अपने खेतों में हल चलाते थे और अपनी फसल काटते थे। दोनों लाइन क्लियर? हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। जोकंड कहते हैं मैरिली, यानी खुशी से, कितनी प्रसन्नता से, डिड दे ड्राइव वो लेकर आते थे, देयर टीम। और यहाँ जो टीम वर्ड यूज़ हुआ है, ये टीम यूज़ हुआ है फ्रेंड्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ कैटल्स जो फील्ड में लाते थे, उसके लिए यहाँ ऑथर ने ये टीम अ फील्ड यूज़ किया है। क्लियर? यानी वो खुशहाल थे और खुशी थे, और वो खुश थे, और जो अपने जानवर हैं खुशी खुशी अपने जानवरों को वो खेतों पर ले जाते थे चराने के लिए। क्लियर है लाइन? हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। वुड्स कह रहा है यहाँ
किसके लिए वुड्स कहते हैं? जंगल को, लेकिन यहाँ जो यूज़ किया है ऑथर ने वो यूज़ कर रहा है ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रोक कहते हैं प्रहार। कि जो प्रहार वो करते थे, कि वृक्षों पर जो कठोर प्रहार करते थे वो वृक्षों को काटने के लिए, तो वृक्ष भी क्या करते थे उनके सामने? बोर्ड मीन्स झुक जाते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे। यानी जब वो वृक्षों को काटने के लिए कठोर प्रहार करते थे तो वृक्ष आत्मसमर्पण कर देते थे। क्लियर? तो बाद की 2 लाइन क्या है, एक बार और देखते हैं। कि वे खुशी खुशी अपने जानवरों को खेतों पर ले जाते थे, और जब वे वृक्षों को काटने के लिए कठोर प्रहार करते थे तो जो वृक्ष हैं वो आत्मसमर्पण कर देते थे। क्लियर है बात? इस प्रकार अगर हम कहें ओवरऑल तो अपने जीवन काल में सदा उन्होंने खुशहाल जीवन जिया। जो ग्रामीण लोग थे खुशहाल वो रहे, सामान्य क्रियाकलाप थे उनके, और चूंकि अब मर गए हैं तो अब कोई क्रिया, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। और आगे बड़ी पॉपुलर और बड़ी फेमस लाइन आ जाती है, लेट नॉट अम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। अम्बिशन यहाँ यूज़ किया है, देखिए पर्सोनिफिकेशन ऑथर ने इस लाइन में यूज़ किया है, और अम्बिशन का मतलब है अम्बिशियस पीपल, यानी महत्वाकांक्षी लोग। कह रहा कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, मॉक देयर यूजफुल टॉयल, उन्हें उनके जो यूजफुल टॉयल यानी उनके जो परिश्रम थे, कैसे परिश्रम थे? यूजफुल यानी लाभदायक जो परिश्रम थे उनकी उनको मोक नहीं करना चाहिए, उन पर उनको मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। यानी जो महत्वाकांक्षी लोगों को, इन सीधे साधे ग्रामीणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ना ही उनके लाभदायक परिश्रम का। क्लियर फ्रेंड्स? देयर होमली जॉयज, होमली कहते हैं सिंपल, और जो उनके आनंद थे वो भी सिंपल थे, साधारण थे। एंड डेस्टिनी, और डेस्टिनी कहते हैं भाग्य को, ऑब्सक्यूर कहते हैं गूढ़। उनके जो आनंद थे, जो उनके क्रियाकलाप थे, जो उनके एंटरटेनमेंट थे, वो कैसे थे? सिंपल थे। और उनका जो भाग्य है, भाग्य में उनके प्रसिद्धि को पाना नहीं लिखा था। जो भाग्य है उनका वो भी गूढ़ था, वो भी ऑब्सक्यूर था, यानी उनके भाग्य में प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। तो दोनों लाइन क्लियर? कहता है पोएट कि महत्वाकांक्षी लोगों को, इन सीधे साधे लोगों पर मौक नहीं करना चाहिए, इनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, और ना ही इनके जो लाभदायक परिश्रम है उनकी। इनकी जो खुशियाँ थी वो साधारण थी, साधारण तरीकों से ये मन बहलाव करते थे, और इनके भाग्य में प्रसिद्धि को पाना नहीं लिखा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद की 2 लाइन, नॉर ग्रेंड्यूर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और फिर ग्रेंड्यूर में यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, अम्बिशन में किया है और ग्रेंड्यूर में किया है। नॉर ग्रेंड्यूर, और यहाँ ग्रेंड्यूर का मतलब है शान, कि जो शान शौकत वाले लोग हैं, जो वैभवशाली लोग हैं, जो महान लोग हैं। हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल कहते हैं फ्रेंड्स तिरस्कार करने वाली, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट। क्लियर? और तिरस्कार किसको कहते हैं? तिरस्कार करना, यानी किसी को क्या करना? एक तरफ कर देना, घृणा करना, घृणापूर्वक। इंसल्टिंग, स्कॉर्निंग, फुल ऑफ स्कॉर्न और फुल ऑफ इंसल्ट। तो जो महान लोग हैं, वैभवशाली लोग हैं, उनको उनकी के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण जो मुस्कुराहट है वो नहीं रखनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और जो वो गरीब लोग थे उनके जो एनल्स थे, एनल्स कहते हैं लेखा जोखा। क्या होता है एनल्स? लेखा जोखा, यानी यू कैन से लाइफ हिस्ट्री। क्लियर? कि जो लाइफ हिस्ट्री थी, जो उन गरीब लोगों के सादे, शॉर्ट, सादे और छोटे जो एनल्स हैं, जो जीवन इतिहास हैं, उनको उन्होंने नहीं देखा, और उन छोटे लोगों के, उन लोगों के छोटे और सादे जीवन इतिहासों को उनको तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट से नहीं देखना चाहिए। किनको नहीं देखना चाहिए? वैभवशाली लोगों को। तो क्लियर हुई ये दोनों लाइन? तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब और जो गरीब वैभवशाली लोग हैं उनको, महान वैभवशाली लोगों को उन गरीब लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट नहीं रखनी चाहिए, और उनके जो छोटे जीवन इतिहास को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्लियर? चलिए
The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth are gave. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट कहते हैं दिखावा, यानी डींगे हाँकना, यानी बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं ब्रैग, क्लियर, यानी डींगे, आत्म प्रशंसा। ओ हेराल्ड्री, और हेराल्ड्री कहते हैं कुल चिन्ह संबंधी। जो कुल चिन्ह होता है, यानी एक जो आपका इतिहास होता है, कुल की एक वंशावली होती है, वंशावली के लिए यहाँ है कुल संबंधी जो विज्ञान होता है उसको भी हेरेडिटरी कहा जाता है। तो यहाँ कहना चाह रहा है कुल संबंधी, यानी कुल संबंधी आपका जो दिखावा है, कुल संबंधी जो आपका क्या है, बोस्ट है, मीन्स कुल संबंधी जो आपकी डींगे हैं, एंड द पोम्प ऑफ पावर, और शक्ति का एक दिखावा। पोम्प कहते हैं शो को, दिखाने को, शान को, पावर का, शक्ति का दिखावा, क्लियर, यानी कुल संबंधी आपकी डींगे और शक्ति का एक दिखावा, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ एर गेव, और जो भी क्या मिला है, जो भी धन मिला है, मीन्स ऊंचे वंश में जन्म लेने पर, अपनी संपन्नता और सुंदरता पर जो भी आदमी गर्व करता है, जो भी दिखावा करता है, उस दिखावे के लिए कह रहा है ऑथर, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, वो प्रतीक्षा करता है। इनएविटेबल कहते हैं अवश्यंभावी, यानी एक इनअवॉइडेबल, मीन्स ऐसी चीज जिससे हम नहीं बच सकते, क्लियर, दैट विच कांट बी अवॉइडेड, जिसे बदला या टाला ना जा सके। ये सभी चीजें क्या करती है, एक ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं जो इनएविटेबल है, जो अवश्यंभावी है, मीन्स जो टाला नहीं जा सकता। और वो क्या है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। देखिए जो लाइन है बड़ी फेमस है और एक प्रोवर्ब है आज की डेट में कि द पाथ ऑफ ग्लोरी, कि जो वैभव का रास्ता है, लीड बट टू द ग्रेव, वो जाता है लेकिन कहाँ जाता है, वो शमशान घाट की तरफ जाता है, यानी वो कब्र की तरफ जाता है। यानी यहाँ ये कह रहा है ऑथर, कहना चाह रहा है कि जो डेथ है वो पोम्प एंड शो, मीन्स एक हेराल्ड्री हो, पोम्प एंड शो हो, या कोई ब्यूटी हो, मीन्स ऊंचे और नीचे में कोई भेदभाव डेथ नहीं करती। मृत्यु सभी के जीवन में एक अवश्य होने वाली घटना है, और मृत्यु उनकी भी प्रतीक्षा करती है जिन्होंने अपने ऊंचे वंश में जन्म लिया है, जो संपन्न है और जो सुंदर है, या जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। और उन चीज़ों पर जो लोग गर्व करते हैं, तो मृत्यु क्या करती है, मृत्यु सभी को हर लेती है, सभी को अपने पास बुला लेती है। और एक शाश्वत सत्य ऑथर कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सारे रास्ते, चाहे वो कितने भी गरिमापूर्ण हो, कहाँ जाते हैं, केवल और केवल जाते हैं वो ग्रेवयार्ड की तरफ, यानी केवल और केवल जाते हैं वो शमशान घाट की तरफ। यानी डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, डेथ इज़ इनएविटेबल, कि मृत्यु है उसको सबको प्राप्त होना है, क्लियर, अमीर हो या गरीब सबको एक दिन मरना है। तो स्टेंजा क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी और देयर टूम नो ट्रॉफीज रेस। देखिए एक एक लाइन लेते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज, इम्प्यूट कहते हैं दोषी ठहराना, और फॉल्ट, फॉल्ट जानते हैं गलती। इन मेमोरी और देयर टूम, टूम कहते हैं फ्रेंड्स कब्र को, एंड ट्रॉफी आप जानते हैं क्या होती है ट्रॉफी, यानी कोई प्रशंसा, जब स्मृति चिन्ह आप कह सकते हैं। तो देखिए कवि यहाँ कहता है नोर यू, अरे तुम, ई प्राउड घमंडी लोग, यानी कवि घमंडी लोगों को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है कि इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कि जो निर्धन लोग हैं, निर्धन ग्रामीणों को दोष ना दें। इम्प्यूट टू दीज यूज कर रहा है पुअर विलेजर्स के लिए, कि जो घमंडी लोग हैं, कि आप जो निर्धन ग्रामीण हैं उनको इम्प्यूट ना करो, उनको दोष ना दो। इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट्स, उनके जो दोष हैं उन पे, अपने जो दोष हैं उन पे न मंडो, उनको कोई दोष आप ना दो। इफ़ मेमोरी
और देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, कि यदि उनकी कब्र पर कोई स्मृति चिन्ह नहीं बने या उनकी कब्र पर कोई टूम नहीं बनी, नो ट्रॉफीज रेज मीन्स उनकी कब्रों पर यदि कोई स्मृति चिन्ह या भव्य स्मारक नहीं बने, क्लियर, अर्थात उनकी मृत्यु के पश्चात कोई अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रान आइल and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। देखिए समझते हैं कि वर्ड को यहाँ ध्यान से, आइजल, ये जो वर्ड यूज कर रहा है आइजल, आइजल कहते हैं फ्रेंड्स एक गलियारे को। किसको कहते हैं? एक गलियारे को। और गलियारा यानी यहाँ एक्चुअल में ये यूज कर रहा है एक चर्च का एक विंग, चर्च का एक डिवीजन, और जो टर्म है वो बता रहा है एक व्यू ऑफ टेंट लुकिंग डाउन द आइजल, आइजल को देखते हुए जो देखते हैं उस व्यू की यहाँ है बात कर रहा है आइजल। और आइजल के बाद कह रहा फ्रैटेड वॉल्ट, और फ्रैटेड वॉल्ट का मतलब है जो फूल और पत्तियों से सजी हुई एक छत है। और पीलिंग एंथम, पील कहता है, देखिए छीलना, पील के 2 मीनिंग है यहाँ, छीलना और दूसरा अर्थ होता है गरजना। तो यहाँ जो पील का मतलब है वो है गरजना। और एंथम जानते हैं गीत, गरजते हुए गीत। स्वेल द नोट ऑफ प्रेज, स्वेल कहते हैं बढ़ाना, यानी स्वेलिंग होना, सूजन होना, बढ़ना, बढ़ने के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। एंड नोट ऑफ प्रेज यानी प्रशंसा के गीत। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि वेयर, ऊपर की 2 लाइन तो क्लियर हो गई, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रान आइजल एंड फेटल्ड वॉल्ट, कि जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में तो क्या अतिशयोक्तिपूर्ण जो बात है, जो नोट ऑफ प्रेज हैं वो नहीं लिखे गए। पीलिंग एंथम, गरजते हुए जो गीत हैं वो गायक मंडली ने उच्च स्वर से उनके प्रशंसा गीत नहीं गाए। क्लियर, यानी उनके जो स्वर है, जो गिरजाघर है, गिरजाघर की जो वॉल्ट है, जो फूल पत्तियों से अलंकृत गुंबद है, जो छत है, और जो आइजल है, उस पर उनके गीत नहीं गूंजते। यानी महान व्यक्तियों के जो कब्रिस्तान में दफन हैं उनके जो गीत होते हैं वो गिरजाघर में गायक मंडली होती हैं, ऊंचे स्वर से उनके प्रशंसा गीत गाती हैं। और जिनके स्वर जो हैं वो गिरजाघर का लंबा चौड़ा रास्ता होता है, आइजल होता है उसमें, और जो अलंकृत गुंबद है उसमें उनके गीत गूंजते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इनके गीत इस प्रकार से नहीं गूंजते। यानी ये कैसे हैं, इनको कोई नहीं जानता, इनके बारे में कोई प्रशंसा गीत नहीं गाए गए हैं। क्लियर है दोनों लाइन? चलिए Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath। देखिए स्टोरीड अर्न, स्टोरीड अर्न जानते हैं, अर्न होता है फ्रेंड्स अस्थि कलश, और स्टोरीड एक ऐसा अस्थि कलश जिस पर किसी महान व्यक्ति का, जिसकी राख अस्थि कलश में रखी जाती है। और ऑब्वियसली जो महान लोग होते हैं उनकी जो राख है वो अस्थि कलश में रखी जाती है। तो ऑथर कह रहा है उस अर्न पर स्टोरी भी लगी होती है, मीन्स एक जीवन व्रत उकेर दिया जाता है उस अर्न पर किसी महान व्यक्ति का। तो क्लियर है ये दोनों शब्द, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। और एनिमेटेड कहते हैं फुल ऑफ लाइफ, और बस्ट कहते हैं हेड, यानी एक जो कोई मूर्ति होती है उसका जो हेड होता है, उसका जो सिर होता है प्रतिमा का, उसके लिए यहाँ एनिमेटेड बस्ट, यानी जीता जागता कोई मीन्स सर, मूर्ति का सर। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, और बैक टू इट्स मेंशन, यहाँ जो मेंशन यूज हो रहा है, मेंशन का मतलब होता है देखिए भवन, कोई बिल्डिंग, लेकिन यहाँ जो मेंशन यूज कर रहा है बैक टू इट्स मेंशन, यहाँ बॉडी को यूज कर रहा है, शरीर के लिए ऑथर यहाँ मेंशन यूज कर रहा है, बैक टू इट्स मेंशन, इसके शरीर में वापस नहीं जा सकता। एंड कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, फ्लीटिंग कहते हैं क्षणिक, उड़ जाने वाला, यानी लघु समय के लिए, और ब्रीथ कहते हैं सांस, यानी यहाँ ये लाइफ के लिए कह रहा ऑथर कि जो जीवन है वो लघु समय के लिए प्रदान होता है। क्लियर? चलिए अब दोनों लाइन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ऑथर। अब ऑथर कह रहा है क्या कोई जो अर्न है, यानी जो अस्थि कलश है,
या कोई पात्र जिस पर जो किसी व्यक्ति का जो जीवन व्रत है वो अंकित हो, या उसका कोई बस्ट यानी उसकी कोई मूर्ति, क्या उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं? यानी ऑथर कहना चाह रहा है कि कोई अस्थि कलश या कोई मूर्ति, सजीव मूर्ति, क्या उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? किसको? जो व्यक्ति मर गया है, जो चला गया है, क्या वो उसको पुनर्जीवित कर सकती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर। आगे कहता है कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक देयर साइलेंट डस्ट। प्रोवोक कहते हैं प्रेरित करना, साइलेंट डस्ट। और आगे कह रहा और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी जानते हैं, चापलूसी। और फ्लैटरी सूद कहते हैं आराम पहुंचाना, द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। क्लियर? अब देखिए ये कहना चाह रहा है ऑथर कि उसी प्रकार से, यानी ये चीज़ें हैं किसी के प्रति, ऊपर की लाइन में कह रहा है किसी के प्रति जो अर्ण है किसी का, या कोई प्रतिमा बनाकर हम उस मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से ऑनर्स वॉइस यानी किसी के सम्मान में जो कही गई बात है, यानी किसी के सम्मान में जो गीत हैं, वो उसकी जो डस्ट है, जो साइलेंट डस्ट है, सम्मान में गीत गाकर हम उस मृत्यु से मृतक के जीवन दान की सफल याचना नहीं कर सकते। मीन्स कोई व्यक्ति यदि उसके सम्मान में कोई गीत गाया जा रहा है, फ्लैटरी सूद द कोल्ड ईयर, जो डेथ है, उस डेथ से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति के प्रशंसा और सम्मान में गीत गाकर हम मृत्यु से मृतकों का जो जीवन दान है उसकी सफल याचना नहीं कर सकते। और जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, मीन्स इनएविटेबल है, और सभी को आएगी, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, चाहे उसका जो शरीर है, उसकी जो राख है वो किसी अर्ण में रखी जाए या ना रखी जाए। तो स्टेंजा क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Perhaps in this neglected spot is late। नेग्लेक्टेड जानते हैं, नेग्लेक्ट किया हुआ यानी ऑब्सक्यूर। और यहाँ जो स्पॉट यूज़ कर रहा है ऑथर, वो यूज़ कर रहा है ग्रेवयार्ड के लिए। इज लेड, लेड मीन्स दफन है। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। और देखिए प्रेग्नेंट विद का मतलब है भरा हुआ, चार्ज्ड विद, और सेलेस्टियल फायर कहते हैं एक जो डिवाइन इंस्पिरेशन है, डिवाइन इंस्पिरेशन। कह रहा परहैप्स शायद, इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, कि इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में, कि इस ऑब्सक्यूर ग्रेवयार्ड में। नेग्लेक्टेड यहाँ कह रहा ऑब्सक्यूर, यानी ये नेग्लेक्ट किए हुए ये जो कब्र हैं, ये नेग्लेक्ट किए हुए लोगों की कब्रें हैं, इनमें शायद कोई दफन है इस जगह पर। कौन दफन है? जिसका हृदय भरा हुआ है सेलेस्टियल फायर, यानी जिसका हृदय एक दैवीय जो प्रतिभा है उससे भरा हुआ है। बात क्लियर हो गई? हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट। कि हैंड्स, शायद कोई ऐसा हाथ दबा हुआ है यहाँ, कि जिसके हाथ में, ऐसा कोई व्यक्ति दबा हुआ है जिसके हाथ में रोड ऑफ एम्पायर, जिसके हाथ में राजकीय सत्ता रह सकती थी। और वॉक्ड और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर। लायर कहते हैं गीत। या कोई ऐसा व्यक्ति दबा हुआ है जो कभी महान संगीतकार होकर सभी के गीतों पर, सभी के जो हृदय हैं उन पर अपने गीतों से राज कर सकता था। क्लियर? एक्सटेसी जानते हैं आनंद, द लिविंग लॉयर। तो यानी ऑथर कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल स्टेंजा की बात करें तो वो कहना चाह रहा है कि इस कब्रिस्तान के इस उदासीन और निर्जन स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति दफन किया गया हो जो प्रतिभा संपन्न हो सकता है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति यहाँ दफन हो, और जिसका हृदय जो सेलेस्टियल फायर है, स्वर्गीय प्रेरणा है, उससे प्रेरित होकर कोई काव्य गीत की रचना करता। या कोई ऐसा व्यक्ति दफन हो सकता है जिसके हाथों में राजकीय सत्ता रह सकती थी, रोड ऑफ एम्पायर, जो राजा हो सकता था। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक महान संगीतकार होकर अपने मधुर गीतों से सभी के हृदय पर राज कर सकता था। यानी ऑथर कहना चाह रहा है कि ये जो लोनली
कब्रिस्तान है, ये जो एकाकी कब्रिस्तान है, इसमें ऐसे लोग दफन पड़े हुए हैं जो अवसर आने पर प्रतिभाशाली महान शासक हो सकते थे या प्रतिभाशाली महान संगीतकार हो सकते थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा समझने में, पोएम को पढ़ने में। बट नॉलेज टू देयर आईज है हर एम्पल पेज। देखिए, एम्पल पेज, एम्पल कहते हैं प्रचुर, और पेज कहते हैं पेज यानी पन्ने को, और एम्पल पेज का यहाँ जो मतलब है वो है एक विशाल पुस्तक। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नॉट एनरोल। रिच विद स्पॉइल्स ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि जो युगों युगों के बुद्धिमान लोग हैं उनका एक क्या है, एक संचित भंडार। कौन थी? बुक्स, एम्पल पेज। डिड नेवर अनरोल। देखिए, कहना चाह रहा है ऑथर कि ये जो विनम्र लोग हैं, इनको जो ज्ञान की विशाल पुस्तकें थी उनको खोलने का, नॉलेज की जो ज्ञान की विशाल पुस्तकें थी उनको खोलने का कभी मौका नहीं मिला। एक्चुअल में जो रिच विद स्पॉइल ऑफ टाइम, जो युग युग के बुद्धिमान लोगों के संचित ज्ञान का भंडार थी। क्लियर? जो युग युग के क्या है, स्पॉइल ऑफ टाइम, यानी जो युग युग के जो बुद्धिमान लोग हैं, रिच विद, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके, उन लोगों का जो संचित भंडार थी, उनके ज्ञान का संचित भंडार थी। तो ऐसी पुस्तकों को अनरोल करने का, खोलने का मौका इन विनम्र लोगों को नहीं मिला। चिल पेन्यूरी, चिल कहते हैं ठंडी, पेन्यूरी कहते हैं गरीबी। रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, और नोबल रेज, नोबल कहते हैं कुलीन और रेज कहते हैं उत्साह। कि जो गरीबी है, गरीबी ने उनका जो उत्साह है, निर्धनता ने उनके उत्साह को प्रारंभ में ही दबा दिया। क्लियर? एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और फ्रोज जब दबा दिया, ऊपर भी वर्ड यूज कर रहा है रिप्रेस्ड और फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल। और जो जेनियल करंट यानी नोबल इम्पल्स है माइंड की, जेनियल करंट ऑफ द सोल का मतलब है जो नोबल इम्पल्स ऑफ देयर माइंड। कहना चाह रहा है कि उनके जो मन की जो उच्च भावना थी, यानी उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो उनके अंदर टैलेंट था और जो उत्तम कार्य उन्हें करना था, उससे वो वंचित रह गए। क्लियर? यानी ऑथर कहना चाह रहे इन विनम्र लोगों को ज्ञान की विशाल पुस्तकों को खोलने का मौका नहीं मिला, जो कि युगों युगों के बुद्धिमान लोगों के संचित ज्ञान का भंडार थी। और क्रूरता ने और क्रूर गरीबी ने उनके उत्साह को प्रारंभ में ही दबा दिया, जिसके फलस्वरूप वे अपनी उच्च भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए। क्लियर स्टेंजा? चलिए, फुल मैनी अ जैम ऑफ प्यूरेस्ट रे सीरीन। मैनी अ जैम, जैम कहते हैं किसी गहने को, किसी मोती को। प्यूरेस्ट रे सीरीन, और सीरीन कहते हैं निर्मल को, यानी पवित्र को, क्लियर, निर्मल, फ्रेश। द डार्क अनफैदम्ड, अनफैदम्ड कहते हैं अनखोजे हुए। केव्स ऑफ ओशन बियर। देखिए, यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये जो समुद्र है एक अंधेरा है। समुद्र जो है अंधेरा होता है, अंधेरे से, और अनफैदम्ड केव्स यानी असीम जो गहराइयाँ हैं समुद्र की, ओशन बियर, इसमें क्या पड़ा हुआ है? फुल मैनी जेम्स, बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। और कैसे अनखोजे रत्न यहाँ पड़े हैं, और ये जो असीम गहराइयाँ हैं, यानी समुद्र की अंधेरी और असीम गहराइयाँ हैं, इसमें चमकीले और अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, और ब्लश कहते हैं फ्रेंड्स शर्माना या मुरझाना, या मुरझाने के सेंस में यूज़ कर रहा है। और बहुत सारे फूल ऐसे पैदा होते हैं जो अनसीन, अनदेखे ही ब्लश हो जाते हैं, बिना देखे हुए ही वो मुरझा जाते हैं। क्लियर? यानी ऐसा रेगिस्तान होता है, डेजर्ट एयर। देखिए, कह रहा है डेजर्ट एयर, कि जो डेजर्ट एयर है यानी एक रेगिस्तान की जो हवा है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन वो अनदेखे ही मुरझा जाते हैं। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, और उनकी जो मधुरता है वो क्या होती है, वो वेस्ट हो जाती है। उनकी जो मीठी सुगंध है वो बिखेरते हैं, वो उस सुगंध को सूंघने वाला कोई नहीं होता, यानी उनकी सुगंध
सूंघी नहीं जाती। यानी कहने का मतलब ये है, ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये जो विनम्र ग्रामीण हैं, विशाल क्षमताएं इनके अंदर थीं, लेकिन उपयुक्त अवसर इनको नहीं मिला और ये अज्ञात और अनजाने ही, अनसीन, अनसंग ये मर गए। यानी क्षमताएं यहाँ भी थी, जो टैलेंट यहाँ भी था, लेकिन इनके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना। एक फ्लावर अगर खिलता है डेजर्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसको देखने वाला, उसको की मधुर जो उसकी स्मेल है उसको लेने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता। तो एक फ्लावर जो खिलता है वो ऐसी जगह खिले जहाँ मैन पॉपुलेशन है, वहाँ उसकी कदर होती है, रेगिस्तान में नहीं होती। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, सम विलेज हैम्पडन दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट। डॉन्टलेस कहते हैं निडर, और बेस्ट आप जानते हैं यहाँ हैम्पडन, यहाँ एक नाम यूज किया है जगह ने, ऑथर ने एक नाम लिया है यहाँ हैम्पडन। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, हियर मे रेस्ट सम क्रोमवेल गिल्टलेस टू देयर कंट्रीज ब्लड। देखिए यहाँ ऑथर सबसे पहले तो सबसे पहले वो कहता है हैम्पडन को। हैम्पडन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ एक कैरेक्टर है हैम्पडन, और हैम्पडन, जॉन हैम्पडन की बात यहाँ हो रही है, जो लगभग 1640-42 के आसपास तो इसकी डेथ हो गई थी। यानी 1590 से लेके 1640-45 के आसपास इसका शासनकाल था, और इसको कैद हो गई थी 1627 में। क्यों कैद हो गई थी? क्योंकि इसने रिफ्यूज कर दिया था एक लोन जो चार्ल्स फर्स्ट लेना चाह रहा था विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना उसको इसने रिफ्यूज कर दिया था, इसको प्रोसिक्यूट कर दिया गया। क्लियर? और दूसरा नाम यहाँ लिया है ऑथर ने मिल्टन का, मिल्टन आप जानते हैं भली भांति। और तीसरा नाम यहाँ लिया है ऑथर ने क्रोमवेल का, और यहाँ क्रोमवेल का मतलब है ओलिवर क्रोमवेल से। किससे? ओलिवर क्रोमवेल से, जो एक ग्रेट प्यूरिटन लीडर था, जो लगभग 1600 से 1500, मुझे लगता है 1599 में इसका जन्म हुआ था, और ये 1658 तक ये रहा क्रोमवेल। क्लियर फ्रेंड्स? तो इन पैट्रियोट्स, ये पैट्रियोट्स, और पैट्रियोट्स तो नहीं कहना चाहिए, तो यानी यहाँ ये 3 कैरेक्टर्स यहाँ ऑथर ने यूज़ किए हैं। देखते हैं क्या रेफरेंस है। कह रहा सम विलेज हैम्पडन, कि इस गांव में हैम्पडन डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड अंडर फील्ड्स विदस्टूड। यानी यहाँ कोई, इस गांव में जो लोग हैं इनमें से कोई विरोध करने वाला, जो भूस्वामी के अत्याचारों का विरोध और साहस करने वाला, जैसा कि जॉन हैम्पडन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट की क्रूरता के विरोध में किया था हैम्पडन ने, कि वो हो सकता था, हो सकता है इनमें कोई वो पड़ा हो सकता था। या इनग्लोरियस मिल्टन, कोई ऐसा मिल्टन यहाँ प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ हो सकता था जो मिल्टन के समान हो सकता था, लेकिन म्यूट रहा, वो बिल्कुल शांत पड़ा रहा, इनग्लोरियस रहा, यानी उसकी काव्य क्षमता को, काव्य प्रतिभा को पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। क्लियर? हियर में रेस्ट, वो यहाँ हो सकता था। एंड सम क्रोमवेल, और कोई क्रोमवेल यहाँ हो सकता था, कोई महान राजनीतिज्ञ बन सकता था। गिल्टलेस टू हिज कंट्रीज ब्लड, कि जो अपने कंट्री के, जो अपने देशवासियों का खून बहाने के पाप से बच जाता। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जॉन हैम्पडन या कोई मिल्टन के समान, हैम्पडन के समान कोई व्यक्ति यहाँ हो सकता था, कोई यहाँ मिल्टन के समान काव्य प्रतिभा का व्यक्ति हो सकता था, लेकिन अवसर के अभाव में उसकी काव्य प्रतिभा अभिव्यक्त नहीं हो पाई और उसको यश नहीं मिला। या कोई राजनेता हो सकता था, यानी महान राजनीतिज्ञ हो सकता था, जो विषम परिस्थितियों में पड़ा होने के कारण वह गौरव प्राप्त न कर सका और उस सौभाग्य से अपने देशवासियों का खून बहाने के पाप से वो बच गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टेंजा क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ हो सकता था, लेकिन ये सब लोग
इनको किसी ने नहीं जाना और किसी ने नहीं पहचाना, ये सब शांत यहाँ पड़े हुए हैं। तो आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप पोएम को पढ़ने में, समझने में। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया। एक्चुअली पोएम में तो 30+ स्टेंजाज हैं, उनको एक लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और स्टेंजा एक्सप्लेन करते हैं। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है, उसके हम पीछे लगभग 15 स्टेंजा हम कर चुके हैं। उसके बाद के स्टेंजाज आज हम और आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। The applause of listening senate to command, the threat of pain and ruin to despise। देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं पोएट टॉमस ग्रे। कहते हैं कि द अप्लॉज कहते हैं फ्रेंड्स प्रशंसा को, लिसनिंग सीनेट टू कमांड, और सीनेट जानते हैं कि मेंबर ऑफ सीनेट और पार्लियामेंट, क्लियर, यानी एक सांसद जो होता है, संसद सदस्य होता है, उसका है जिक्र हो रहा है। द थ्रेट्स ऑफ पेन, और थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन ऑफ टू डिस्पाइज। थ्रेट कहते हैं धमकी, किसकी? पेन की, दुख की, यानी दर्द की, और रूइन टू डिस्पाइज, और डिस्पाइज कहते हैं घृणा को, क्लियर, यानी डू नॉट केयर फॉर। रूइन बर्बाद करना, नष्ट करना, और टू डिस्पाइज घृणा, क्लियर। तो यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उनके जो ये फोर फादर्स हैं, गांव वाले जो पुरखे पड़े हुए हैं कब्रों में, कि उनके जीवन की जो परिस्थितियां और अवस्थाएं थी, अवस्थाओं ने, परिस्थितियों ने उन्हें जो महान वक्ता बनने से रोका, और जो संसद सदस्य हैं उनके समक्ष अपनी वाक शक्ति और देशभक्ति की जो हिम्मत है, और राष्ट्रहित में खतरा झेलने की जो हिम्मत है, उसका प्रदर्शन करने का अवसर नहीं दिया, क्लियर। यानी एक बार और समझे दोनों लाइन। वो कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी परिस्थितियां रही हैं, उनकी अवस्थाएं रही हैं उन गांव वालों की, उन्होंने कभी वो एक महान वक्ता नहीं बन पाए, और संसद सदस्यों के समक्ष अपनी जो वाक क्षमता है, या देशभक्ति है, या राष्ट्र हित में वो कितना पेन उठा सकते हैं, इसकी हिम्मत वो नहीं कर पाए, मीन्स उनको कभी नहीं बता पाए। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज, और नेशंस आइज यानी राष्ट्र की नज़र में, राष्ट्र की संतुष्ट एक दृष्टि में जो उनके कार्य थे, कह रहे हैं कि वो टू स्कैटर, स्कैटर कह देते हैं बिखेर देना, प्लेंटी कहते हैं बहुधा, ओवर ए स्माइलिंग लैंड, स्माइलिंग लैंड यहाँ यूज हो रहा है देश को संपन्न बनाना, देश को प्रसन्न बनाना, यानी लोगों को खुश करना और देश को संपन्न बनाना। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आई, और राष्ट्र की संतुष्ट नज़र में उनका कार्य। ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपने देश की जो समृद्ध और संपन्न करने का अवसर उनको नहीं मिला, अपने देश को स्माइलिंग लैंड बनाने का मौका उनको नहीं मिला, क्लियर। और इसी के साथ साथ जो अच्छे कार्य थे, उनकी जो हिस्ट्री थी, उन अच्छे कार्यों को भी वो जो संतुष्ट दृष्टि में, वे राष्ट्र की संतुष्ट दृष्टि में जो अपने अच्छे कार्य थे, उनकी भी झलक नहीं दिखा पाए, यानी वो सब भी गूढ़ रह गया, उनको मौका नहीं मिला इन सारे काम को करने का। किस किस काम को करने का? ना तो एक संसद सदस्य के समक्ष अपनी देशभक्ति को प्रस्तुत करने का और राष्ट्र हित में खतरा झेलने की हिम्मत करने का, और ना ही अपने देश को एक स्माइलिंग लैंड यानी समृद्ध और संपन्न बनाने का मौका उनको नहीं मिला। क्लियर है चारों लाइन? चलिए, देयर लॉट फॉरबिड, और लॉट कहते हैं फ्रेंड्स भाग्य को, नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, और सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं सीमित। देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, जानते हैं वर्च्यूज सद्गुण होते हैं, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, और क्राइम्स जानते हैं अपराध, और कन्फाइंड कहते हैं रोक देना या कैद कर देना। कहना चाह रहे हैं पोएट कि ये गरीब लोग
जिनको महान और प्रसिद्ध बनने से ये रोक दिए गए, इनका जो भाग्य है वो फॉरबेड रहा। क्लियर? भाग्य इनका छिपा रहा, यानी भाग्य ने इन्हें महान और प्रसिद्ध बनने से रोक दिया। तो इससे क्या हुआ? सरकमस्क्राइब्ड अलोन, यानी उनकी जो अच्छे कार्य करने की जो क्षमता थी वो तो बाधित हो गई। भाई इनका जो भाग्य था ये महान और प्रसिद्ध बनने से अगर रोक दिए गए तो इनके अच्छे कार्य करने की क्षमता बाधित हो गई। तो इसी के साथ साथ दूसरी जो उनके अच्छे कार्य करने की क्षमता बाधित हुई, इसी के साथ साथ क्या हुआ? देयर क्राइम्स कन्फाइंड, इनके जो क्राइम थे यानी इनके जो बुरे काम थे उनको करने की क्षमता भी बाधित हो गई। यानी उनकी जो सीमित क्षमता के कारण इनके जो क्राइम्स थे यानी जो हिंसा थी, जो इनके अपराध थे, भाग्य ने इनके अपराधों को भी कैद कर दिया, कन्फाइन कर दिया, इनके अपराधों को भी सीमित कर दिया। यानी भाग्य ने इनकी प्रसिद्धि तो रोकी ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो अपराध थे उनको भी रोक दिया। ये फायदा इनको हुआ। फॉरवेड टू वेड थ्रो स्लाटर टू ए थ्रोन। अब देखिए दोनों लाइन क्लियर हो गई। थर्ड लाइन पे बढ़ते हैं। फॉरवेड टू, रोक दिया किसको? टू वेड थ्रो स्लाटर, स्लाटर कहते हैं मर्डर, टू ए थ्रोन, थ्रोन कहते हैं राजगद्दी के लिए। और वेड थ्रो होता है मेहनत से पूरा करना, किसी काम को मेहनत से प्राप्त करने के लिए वेड थ्रो का हम यूज करते हैं। क्लियर? एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। अब देखिए थर्ड लाइन लेते हैं। फॉरबेड, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने रोक दिया, यानी भाग्य ने रोक दिया। क्या रोक दिया इनको? स्लाटर, यानी राजगद्दी को प्राप्त करना, हिंसा के द्वारा, हत्या के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करना। यानी हिंसा के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने या क्रूर साधनों द्वारा अन्य कोई लाभ प्राप्त करने से भाग्य ने इनको रोके रखा। लेकिन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, लेकिन क्रूर कार्यों से उन्होंने जो मानव जाति है, मानव जाति पर, मैनकाइंड पर जो मर्सी है, अपनी दया के दरवाजे हैं, वो कभी बंद नहीं किए। क्लियर? समझे कि भाग्य ने उनके जो वर्च्यूज हैं, भाग्य ने उनके जो अच्छे काम है उनको करने को रोका, तो उसी के साथ साथ उनके जो अपराध हैं उनको भी भाग्य ने रोक दिया। और हिंसा के द्वारा और यानी अपराध के द्वारा जो राजगद्दी प्राप्त करना था उसको भी उन्होंने रोक दिया। और इसी के किंतु उन्होंने जो मानव जाति पर अपनी दया के दरवाजे बंद नहीं किए। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शस ट्रूथ टू हाइड। और स्ट्रगलिंग पैंग्स, स्ट्रगलिंग पैंग्स, पैंग्स कहते हैं यहाँ, पैंग्स होते हैं दरअसल पंजे, दाव। तो यहाँ जो पैंग्स यूज हुआ है वो ट्रबल के लिए यूज हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? सोरोज के लिए। स्ट्रगलिंग पैंग्स यानी दुख, संघर्ष करते हुए दुख, ऑफ कॉन्शस ट्रूथ, और कॉन्शस कहते हैं होश में आना, और ट्रूथ कहते हैं सत्य, यानी ऐसा सत्य जिसको आप जानते हैं वो कॉन्शस ट्रूथ कहलाता है। टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस शेम। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शस ट्रूथ टू हाइड। और ये जो गरीब लोग थे, ये जो पूर्वज थे गांव वाले, यानी जीवन की जो परिस्थितियां थी, उन्होंने, स्ट्रगलिंग पैंग्स ने यानी जीवन के दुखों ने उनकी जो एक अंतर्वेदना में जो सत्य था, सत्य की अंतर्वेदना को नहीं छिपने दिया। क्लियर? कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, यानी उनके जीवन की परिस्थितियों ने उन्हें उस सत्य की अंतर्वेदना को कभी नहीं छिपने दिया जो उनके मस्तिष्क में उभर रही थी। क्लियर? चलिए, टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस शेम। और ब्लश कहते हैं फ्रेंड्स लाज को, शर्म को, और क्वेंच कहते हैं बुझा देना, मिटा देना, सेटिस्फाई कर देना। और इंजीनियस कहते हैं निष्कपट, इंजीनियस, निष्कपट। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वाभाविक लाज थी, उस स्वाभाविक लाज की जो लाल चमक थी उसको वो नहीं छिपा पाए। यानी उन्हें स्वाभाविक जो लाज है होती है, ब्लश होती है, उसकी जो चमक होती है, लाल चमक होती है, उसको वो नहीं छिपा पाए, यानी उनको वो छिपाना नहीं आता था। क्लियर हुई दोनों लाइन? और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। और
हीप कहते हैं ढेर को, श्राइन कहते हैं मंदिर, और लग्जरी एंड प्राइड, लग्जरी जानते हैं आप, वासना प्रिय, और यहाँ प्राइड का मतलब है घमंडी। वो कह रहे हैं कि ना ही वे घमंडी और वासना प्रिय लोगों की प्रशंसा में कविताएं लिखकर उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजेस फ्लेम। देखिए इंसेंस कहते हैं महक को, खुशबू को, किंडल कहते हैं खुशबू का जलना होता है, किंडल जलना होता है, और म्यूजेस फेम यानी प्रसिद्धि, कैसी, कविता में प्रसिद्धि। तो क्लियर, दोनों लाइन क्लियर हुई। चलिए ओवरऑल स्टेंजा देखते हैं। जो कह रहे हैं कि उनके जीवन की जो परिस्थितियां थी, उन्होंने उनके जो सत्य की अंतर्वेदना थी उसको क्या किया, कभी नहीं छिपने दिया, जो उनके मस्तिष्क में उभर रही थी और जिससे वो परिचित थे। इसी के साथ साथ जो लाज की चमक थी उसको भी, उसको जो प्राकृतिक चमक होती है लाज की, शर्म की, उसको उन्हें कभी छिपाना नहीं आया। और ना ही उन्होंने जो घमंडी और वासना प्रिय लोग हैं उनके प्रति कविताएं लिख के कभी उन्होंने चापलूसी नहीं की। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ी ही फेमस लाइन आ गई है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से आपको याद आ गया होगा क्या, थॉमस हार्डी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्लियर। और जो टाइटल रहा है नोवेल का वो यहीं से थॉमस हार्डी ने लिया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कि जो फार कहते हैं दूर, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एक पागल भीड़ से। और कैसी पागल भीड़, एक ऐसी पागल भीड़ जो वर्ल्डली वेल्थ और पावर के पीछे होती है। यानी वो भीड़ जो यानी एक ऐसे लोग जो पागल हैं सांसारिक शक्ति के प्रति और धन के प्रति। इग्नोबल कहते हैं फ्रेंड्स अधम को, नीच को, और स्ट्राइफ कहते हैं संघर्ष को। चलिए पहले दो लाइन पढ़ लेते हैं। देयर सॉबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। और सॉबर कहते हैं शांत, और स्ट्रे कहते हैं भटकना। वो कह रहे हैं कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो स्वयं को सत्ता और धन के प्रति, यानी भौतिकवादी जो संघर्ष होता है, जो अधम संघर्ष होता है, भौतिकवादी संघर्ष कैसा होता है, तुच्छ होता है, तुच्छ और भौतिकवादी संघर्ष से उन्होंने स्वयं को दूर रखा। मीन्स वो पागल नहीं हुए। एक ऐसा संघर्ष होता है भौतिकवाद का, और कि जो क्या कर देता है, साधारण लोगों को भी पागल कर देता है। तो उन्होंने स्वयं को सत्ता और धन के उस तुच्छ और भौतिकवादी संघर्ष से दूर रखा जो साधारण लोगों को पागल कर देता है। और उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो विशेष थी, वो कैसी थी, सॉबर थी, वो शांत थी। एंड लर्न टू स्ट्रे, और नेवर लर्न टू स्ट्रे, और उन्होंने कभी नहीं सीखा भटकना। यानी उन्होंने अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कभी नहीं भटकाया। उन्होंने स्वयं की इच्छाओं को गुणों तक सीमित रखा, उनको कैद करके रखा और उनको शांत बनाए रखा। यानी वो कभी भी धन और सत्ता के प्रति जो पागल भीड़ होती है उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए। बात क्लियर फ्रेंड्स। अलोंग द कूल sequestered whale of life, along the cool sequestered। देखिए यहाँ जो वर्ड आया है एक sequestered, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एकाकी, यानी लोनली। और वेल कहते हैं घाटी को, ऑफ लाइफ, जीवन की जो एकाकी घाटी है, जीवन की जो लोनली वैली है। और कैसी है वो, कूल, यानी जीवन की ठंडी और शांत जो घाटी है। बात क्लियर। दे केप्ट द नॉइजलेस टेन्यूर ऑफ देयर वे। वे कह रहा है देयर वे यानी देयर लाइफ, और टेन्यूर कहते हैं तत्व को, एग्जिस्टेंस को, सार को, और नॉइजलेस कहते हैं शांत। दे केप्ट उन्होंने बनाए रखा। यानी वो कह रहा, क्या कह रहा है कि उन्होंने जो उनका जीवन था, क्या था उनका जो जीवन था वो कैसा था, जो शांत था, जीवन की शांत घाटी में वो रहे। यानी उन्होंने गांव के जो शांत जीवन में जो उनका जीवन था, शांतिपूर्ण जीवन में उन्होंने आनंद लिया। क्लियर। यानी उन्होंने अपने आप को, ओवरऑल स्टेंजा की बात करें तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो फोर फादर्स हैं उन्होंने गाँव की, उन्होंने स्वयं को सत्ता और धन के
पागलपन से दूर रखा, जो साधारण लोग उनके पीछे पागल होते हैं, और उन्होंने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, और जो गांव का एक जीवन है, शांतिपूर्ण जीवन है, उसमें उन्होंने एकाकी और शांतिपूर्ण जीवन में उन्होंने आनंद लिया। क्लियर वॉइस टिंजा? Yet even their bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh. Yet even these bones कह रहे हैं कि ये जो डेड विलेजर्स हैं, इनके रिमेन्स, इनके अवशेष, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट होता है सेव करना, बचाना, एंड सम फ्रेल कहते हैं वीक, और मेमोरियल कहते हैं किसी का स्मृति चिन्ह। क्लियर? एंड स्टिल इरेक्टेड नाय कहते हैं नियर को, स्टिल इरेक्टेड अभी खड़ा हुआ है। यानी वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पोएट कहते हैं कि इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, ये जो लोग हैं, जो सीधे सादे गांव वाले हैं, इनकी जो कब्रें हैं, उनको इंसल्ट करने से, उनको पैरों में रोंदे जाने से बचने के लिए, उनको पैरों में राहगीर जो होते हैं, अब यानी उनकी कब्रों को राहगीरों के पैरों से रोंदे जाने के इंसल्ट से बचने के लिए, इंसल्ट से बचाने के लिए उनकी कब्रों पर क्या है? अत्यंत फ्रेल मेमोरियल, यानी साधारण से स्मारक बना दिए गए हैं। बात समझ में आई फ्रेंड्स? कि कब्रिस्तान में जो दफन किए गए ग्रामीण हैं, इनका जो गांव है, गांव में जो इनका जीवन था वो बिल्कुल सादा था और निर्धनता से वो रहते थे। फिर भी इनकी जो कब्रें हैं, कब्रों को राहगीरों से बचाने के लिए, राहगीरों के पैरों तले आने से बचाने के लिए क्या कर दिया है? एक साधारण से मेमोरियल इनकी कब्रों पर क्या कर दिए हैं? इरेक्ट कर दिए हैं, कब्रों पर बना दिए हैं। विद अनकोथ राइम, और अनकोथ कहते हैं अनपढ़, अगली, चर्लिस, देहाती। क्लियर? और राइम कहते हैं पंक्तियाँ, कुछ देहाती पंक्तियाँ, यानी कुछ अनगढ़ पंक्तियाँ खुदी हुई हैं। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, और शेपलेस स्कल्पचर, और कैसे स्मारक बने हुए हैं? शेपलेस। क्लियर? यानी शेपलेस स्कल्पचर्स बने हुए हैं और कुछ अनगढ़ पंक्तियाँ खुदी हुई हैं। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ एसाई, और इम्प्लोर कहते हैं विनती करना, रिक्वेस्ट करना, पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ एसाई, यानी जो राह चलते व्यक्ति है उसमें दुख की भावना पैदा करने के लिए, साई ऑफ ग्रीफ फ्रॉम पासर्स वाई लेने के लिए ये जो स्मारक हैं ये बने हुए हैं, और इन पर अनगढ़ित पंक्तियाँ कुछ खुदी हुई हैं। क्लियर? तो देखते हैं स्टेंजा में क्या कहा है पोएट ने। पोएट कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में जो दफन लोग हैं, इनके कब्रों को राहगीरों के पैरों से रोंदे जाने से बचाने के लिए क्या किया है? कुछ जो मेमोरियल हैं वो सीधे साधे से स्मारक इन पर खड़े कर दिए गए हैं, और कुछ सीधी सादी सी अनगढ़ पंक्तियाँ खुदी हुई हैं जो चलते लोगों के दिल में इनके प्रति दुख और सहानुभूति की भावनाएं पैदा करती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देयर नेम, देयर ईयर्स स्पेल्ट बाय द अनलेटर्ड म्यूज, द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई, यानी देयर नेम, उनके नाम, उनके समय, स्पेल्ट कहते हैं इनग्रेव्ड, बाय द अनलेटर्ड म्यूज। अनलेटर्ड म्यूज कहते हैं किसी अनपढ़ कवि ने, अनलेटर्ड मीन्स अनपढ़, और म्यूज यूज हुआ है यहाँ कवि के लिए। किसी अनपढ़ कवि ने क्या किया है? इनके जो नाम है और इनके जो ईयर्स हैं, यानी इनकी नाम और इनकी जो उम्र है, उसको कब्र की पत्थर पर खोद दिया है। किसी अनपढ़ कवि ने इनकी वर्तनी को जो अशुद्धि से इनके जो जन्म है उनको, इनकी उम्र को, इनके नाम को इनकी कब्रों पर खोद दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई, एंड मैनी a holy text around the strews that teach the rustic moralist to die, और मैनी ये होली टेक्स्ट यूज हुआ है बाइबल का
टेक्स्ट, यानी बाइबल के कुछ वाक्य अराउंड शी स्ट्यूड। और यहाँ देखिए अराउंड शी स्ट्यूज, शी यहाँ यूज हुआ है म्यूज के लिए, और म्यूज यानी पोएट के लिए, और स्ट्यूज कहते हैं स्कैटर। किसी पोएट ने बिखेर दिया है, स्कैटर कर दिया है क्या, होली टेक्स्ट, यानी बाइबल के वाक्य यहाँ इनकी कब्रों पर यहाँ उकेर दिए गए हैं। एंड द टीच द रस्टिक मोरलिस्ट, और जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, रस्टिक कहते हैं देहाती, मोरलिस्ट कहते हैं विनीत, यानी देहाती ग्रामीण को, देहाती व्यक्ति को ये बताने के लिए कि टू डाई, कि तुमको मर जाना है, कि जो मृत्यु है वो तुम पर आएगी, उसको बताने के लिए कुछ अनगढ़ जो पंक्तियां हैं वो यहाँ खोद दी गई हैं, और साधारण वाक्य, बाइबल के वाक्य भी यहाँ खोद दिए गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यानी देखते हैं जरा स्टेंजा को दोबारा। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, यानी किसी अनपढ़ कवि ने वर्तनी की अशुद्धियों से उनके नाम और उनकी जो कब्र है उनको उनके पत्थरों पर खोद दिया गया है। द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई, और ये जो खुदे हुए गीत हैं, ये जो खुदे हुए वाक्य हैं, ये जो शोक गीत है और जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि का स्थान ग्रहण करते हैं। यानी ये साधारण वाक्य, ये साधारण जो वर्तनी है, ये उन शोक गीतों और समाधि लेखों का स्थान ग्रहण करते हैं, जैसे कि जो धनी व्यक्ति हैं उनकी कब्रों पर, उनके स्मारकों पर अंकित होते हैं। लेकिन ये काम किसने किया है? किसी स्थानीय कवि ने किया है, और कुछ स्थानीय कवि ने कुछ बाइबल के वाक्य भी यहाँ खोद दिए गए हैं, ताकि एक नैतिक शिक्षा लोगों को मिल सके कि जो व्यक्ति है उसको मर जाना है, यानी यह संसार जो है वो अमर नहीं है, वो नश्वर है, और मृत्यु जो है वो आएगी। मृत्यु का हमें कैसे आलिंगन करना है? प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए हमें मृत्यु का आलिंगन करना है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, समझ में आ रही होगी पोयम। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अप्रे, डम कहते हैं मूक, और फॉरगेटफुलनेस जानते हैं आप, यानी विस्मृति। अप्रे, प्रे कहते हैं शिकार। दिस पासिंग एंक्सस बीइंग एट रिजाइंड, और पासिंग एंक्सस कह रहा है, सॉरी पासिंग नहीं, प्लीजिंग एंक्सस कह रहा है कि जो जीवन है वो प्लीजिंग है, यानी वो सुख और दुख से मिलके बना हुआ है। और रिजाइंड कहते हैं मर जाना, रिजाइन कर देना, यहाँ मरने के सेंस में ऑथर ने यूज़ किया है। और यहाँ फॉर की बात हो रही है, फॉर किसको कहना चाह रहा है कि जो रस्टिक पीपल है उनके लिए यूज़ कर रहा है, या सिंपैथी, उनके प्रति जो सिंपैथी है पासर्स बाय की। यानी ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक प्रे, एक विस्मृति का शिकार होकर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो फॉरगेटफुलनेस का शिकार होकर इस संसार को छोड़ दे। क्लियर? प्लीजिंग एंक्सस बीइंग एवर रिजाइंड, यानी कोई व्यक्ति विस्मृति का पात्र होकर इस संसार को नहीं छोड़ना चाहता, यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग याद ना रखें, यानी सबकी इच्छा होती है कि उसको मरने के बाद लोग उसको याद रखें। लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे नोर कास्ट वन लिंगरिंग लुक बिहाइंड। और देखिए एक वर्ड यहाँ आया है वार्म प्रीसिंक्ट्स, और यहाँ जो वर्ड प्रीसिंक्ट्स का यूज़ हो रहा है, प्रीसिंक्ट्स कहते हैं फ्रेंड्स बॉर्डर को, यानी सीमा को, बाउंड्री को प्रीसिंक्ट्स कहा जाता है। और चीयरफुल डे यहाँ कह रहा है सुखद जीवन, जो यहाँ सुखद जीवन हमने जिया है। कास्ट कहते हैं ढल जाना, और लिंगरिंग कहते हैं बने रहना। यानी देखिए राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं, पोएट क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विस्मृति का पात्र होकर इस संसार को नहीं छोड़ना चाहता। सबकी इच्छा होती है कि मरने के बाद उसको याद रखें लोग, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद लुक बिहाइंड, उसके मरने के बाद एक जो है यानी कोई स्मारक हो, उस स्मारक के द्वारा उसको याद रखा जाए, कोई स्मारक वो छोड़ जाए। और जीवन जो है वो प्लीजिंग है, यानी जीवन सुख और दुख से, दोनों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति संसार के आकर्षक और सुखी जो
जीवन है इसको पीछे देखे बिना इसको छोड़ना नहीं चाहता। यानी जीवन सुख दुख से मरना है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता, और सबकी इच्छा होती है कि मरने के बाद एक स्मारक बने और लोग उसको याद रखें, यानी उसकी डेथ जो है वो कैसी हो, विस्मृति से ना हो, सब उसको याद रखें। On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires। और some fond कहते हैं फ्रेंड्स किसी प्रिय को, और ब्रेस्ट किसी प्रिय के सीने पर द पार्टिंग सोल रिलाइज कि जो जाने वाली आत्मा है, जो जाने वाला व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, वो रिलाई करता है। यानी प्रत्येक मरने वाला व्यक्ति किसी न किसी प्रेमी या सगे संबंधी पर आशा टिकाता है, विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स। और जो क्लोजिंग आई है, जो बंद होने वाली आंख है, वो भी चाहती है कि कोई, पायस कहते हैं भक्त को, सगे संबंधी को, और ड्रॉप्स कहते हैं आंसू बहाना, कि कोई व्यक्ति मरने के बाद उस पर आंसू बहाए। यानी देखते हैं फर्स्ट लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि सम फॉन्ड ब्रेस्ट, कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसका प्रिय, जो प्रिय व्यक्ति होता है वो उस पर विलाप करे, यानी कोई उसको याद रखे, उसके मरने के बाद कोई सगा संबंधी या प्रेमी या कोई मित्र उसको याद रखे। और हर व्यक्ति चाहता है, हर मरने वाली आंख, हर बंद होने वाली आंख ये चाहती है कि उसके बाद कोई उसका जो रिलेटिव है वो आंसू बहाए, उस पर रोए, उसकी स्मृति में आंसू बहाए। क्लियर फ्रेंड्स? Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। और यहाँ तक कि नेचर क्राइज यानी एक नेचुरल क्राई, नेचुरल डिज़ायर यहाँ ऑथर बात कर रहे हैं। इवन इन आर एसेस, और इवन आफ्टर डेथ। इन आर एसेस का मतलब है आफ्टर डेथ, कि इवन आफ्टर डेथ लिव देयर वांटेड फायर्स, यानी उनकी स्मृति रहे। देखिए यह कहना चाह रहे हैं कि जो स्नेहपूर्ण स्मृति की जो अभिलाषा है, वो जो टूम के अंदर दबा हुआ व्यक्ति है, यानी मकबरे में जो व्यक्ति दबा हुआ है, उसमें भी होती है। यानी इस एक स्नेहपूर्ण स्मृति की जो इच्छा होती है, वो जो कब्रिस्तान में दबा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर भी होती है, और ये एक प्राकृतिक इच्छा होती है, नेचर क्राइस। क्लियर? यानी एक मरे हुए मकबरे के नीचे मरे हुए व्यक्ति में भी एक प्राकृतिक रूप से एक इच्छा होती है, स्नेहपूर्ण स्मृति की अभिलाषा होती है। और जब एक व्यक्ति मर जाता है, धूल में मिट जाता है, तो उसकी एक और अभिलाषा होती है कि वो मरणोपरांत याद रखा जाए। इवन इन आर एसेस लिव देयर वांटेड फायर्स। यहाँ तक कि जो हमारी एसेस है, यानी आफ्टर डेथ, ये जो इच्छा है ये बनी रहती है। क्लियर? यानी ओवरऑल ऑथर कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि उसको मरने के बाद उस पर की याद में कोई आंसू बहाए और कोई सगा संबंधी उसको याद करे। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेथ। माइंडफुल का मतलब है यहाँ फ्रेंड्स रिस्पेक्टफुल, और अनऑनर्ड डेथ यानी असम्मानित मृतक। डेड यहाँ वो यूज़ कर रहे हैं डेड बॉडी के लिए, यानी मृतक के लिए। डॉस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। और आर्टलेस यानी सीधी सादी, टेल रिलेट सीधी सादी सी एक कहानी, यानी एक सिंपल स्टोरी। तो ये कह रहे हैं फॉर दी। अब यहाँ कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, देखिए फॉर दी, तेरे लिए। वो अब यहाँ थॉमस ग्रे स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो अज्ञात व्यक्ति होते हैं, अज्ञात ग्रामीण हैं, उनको सम्मानित करने का मैं निश्चय कर चुका हूँ, और उनकी जो टेल है, उनकी जो कहानी है, उस कहानी का मैं वर्णन कर रहा हूँ इन सीधी सादी सी पंक्तियों में। क्लियर? यानी जो असम्मानित व्यक्ति हैं, ये जो ग्रामीण है, मृतक हैं, इनको मैं, मृत ग्रामीणों को सम्मान देने का मैं निश्चय कर चुका हूँ, और इन कहानियों में उनकी जो साधारण कहानी है उसका वर्णन कर रहा हूँ इन पंक्तियों में। क्लियर है? इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कह रहे हैं यदि अवसर मिलता है
तो मैं चाहूँगा कि कोई कंटेम्पलेशन करे, कोई विचार करे, कोई चिंतन करे। सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट। और कोई सम किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड कहते हैं आत्मीय और स्पिरिट कहते हैं यहाँ कवि। कह रहे हैं कोई आत्मीय कवि, मैं चाहता हूँ डाइफेट, और डाइफेट कह रहे हैं कवि अपने भाग्य को, स्वयं अपने भाग्य को कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात कोई, जब मैं साधारण स्थान पर कहीं दफना दिया जाऊंगा, तो हो सकता है, इफ चांस, हो सकता है कि कोई बाई चांस मेरी अपनी भावनाओं से पूर्ण और विचारशील व्यक्ति, कोई कवि यहाँ आए, मेरी कब्र पर आए और मेरे भाग्य में जानना चाहे। क्लियर? यानी ऊपर की 2 लाइनों में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि ये जो ग्रामीण है, अज्ञात ग्रामीण है, इनके जो साधारण कहानी है, इसमें इस साधारण कहानी का मैं अपने शब्दों में वर्णन करूंगा, इन पंक्तियों में वर्णन कर रहा हूं, और ये चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरे मरने के बाद कोई विचारशील कवि आए, और आने के बाद वो मेरी कब्र पर आए और मेरे भाग्य के बारे में जानना चाहे। ऐसा हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो लगभग ये 23 या 4 स्टेंजाज के आसपास हम डिस्कस कर चुके, और बाकी फ्रेंड्स अबाउट 34 स्टेंजाज यहाँ पोएम में है, तो लगभग 10 स्टेंजा बच गए हैं। तो पॉसिबल तो है नहीं, ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इस इलेजी को हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ अपनी जो ग्रामर है, वर्ड पावर है, ट्रांसलेशन है, उसको भी आप बनाए रखिएगा, उसको भी करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम जो एन इलेजी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज हम कंप्लीट उसको करने जा रहे हैं। मीन्स जो बाकी स्टेंजाज बचे हुए हैं जितने भी, आज सब की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और चूँकि फ्रेंड्स लेंदी पोएम थी, तो इसलिए पीसेस में इसको स्टडी करना पड़ा हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हैप्पली सम होयरी हेडेड स्वेन में से of have we seen him at the peep of dawn। देखिए, पीप ऑफ डान, पीप ऑफ डान का मतलब होता है भोर के समय, यानी लालिमा के समय, भोर होते ही। और यहाँ जो हिम यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स पोएट के लिए, ग्रे के लिए। और ऑफ मीन्स प्राय, हैप्पली कहते हैं परहैप्स, शायद। सम ग्रे, सम, ये होरी हेडेड मीन्स ग्रे हेयर्ड। और स्वेन, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, स्वेन, स्वेन कहते हैं किसी कंट्री यूथ को, यानी किसी ग्रामीण को, किसी कृषक को क्या कहा जाता है, स्वेन कहा जाता है। क्लियर? यानी यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि संभवतया कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति, कोई ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति में से बताए, किसी पथिक को बताए, क्या बताए कि ऑफ हैवन वी सीन हिम, कि हमने बहुधा उसको देखा है, प्राय हमने कवि को देखा है, एट द पीप ऑफ डान, प्रातः के समय, भोर के समय। क्लियर? तो दोनों लाइन क्या हुई कि पोएट कहता है कि यह भी संभव है कि कोई सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, किसी पथिक को बताए, किसी रास्ता चलते व्यक्ति को बताए कि उन्होंने बहुधा कवि को प्रातः के समय देखा है। Brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn। अपलैंड लॉन, अपलैंड लॉन का मतलब है एक घास युक्त पहाड़ी। अपलैंड मीन्स पहाड़ी, और लॉन कहते हैं घास युक्त। और ब्रशिंग कहते हैं फ्रेंड्स साफ कर देना। और हैस्टी स्टेप्स मीन्स तेजी से चलते कदम, तेज कदमों से। और ड्यूज अवे मीन्स जो ओस की बूंदें हैं उनको दूर करते हुए, उनको पोंछते हुए, यानी ओस की बूंदों को पोंछते हुए। क्लियर? टू मीट, किससे मिलने के लिए, सन, सूरज से। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि सुबह के समय
सूरज से मिलने के लिए जो घास युक्त पहाड़ी है, घास युक्त पहाड़ी पर हमने देखा है, और ऐसे देखा है पोएट को कि वो तेज कदमों से ओस को पोंछते हुए चला जाता था। यानी वो सुबह के समय जब सुबह होती थी तो हमने उसको देखा है, वो तेज कदमों से ओस को पोंछते हुए हमने जाते हुए उसको देखा है, और घास युक्त पहाड़ी पर सूर्योदय के समीप वो पहुंचता था। क्लियर फ्रेंड्स? स्टेंजा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। There at the foot of yonder nodding beach that wreathes its old fantastic roots so high। देखिए योंडर कहते हैं फार, दूर, और नोडिंग कहते हैं सर हिलाना, सर हिलाना, और बीच, और नोडिंग बीच से मतलब है कि पेड़ों की झूलती हुई शाखाएं, पेड़ों की हिलती हुई शाखाएं। क्लियर फ्रेंड्स? बीच यहाँ ट्री के लिए यूज किया है ऑथर ने। द रैट्स, और रैट्स कहते हैं माला को। ओल्ड फंटेसीज रूट, तो फंटेस्टिक रूट, और फंटेस्टिक रूट का जो मतलब है, फंटेस्टिक रूट ऑथर यूज कर रहे हैं जो स्ट्रेंज शेप्स, यानी ऐसी रूट जो स्ट्रेंज शेप्स से बनी हुई है, जो अजीब तरीके की रूट्स होती है, यानी जड़ें जो मुड़ मुड़ कर एक अद्भुत रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कि वह वृद्ध व्यक्ति पथिक को ये भी बताएगा कि दोपहर के समय उन्होंने जो पेड़ है, पेड़ के नीचे झूलती हुई जिसकी शाखाएं रहती हैं और जिसकी जो रूट्स हैं वो अजीब तरीके से फैली रहती हैं, कि उन्होंने उनके नीचे भी ग्रे को देखा है। क्लियर? हिज लिस्टलेस length as noontide would he stretch and pour upon the brook that bubbles by। और हमने कैसे देखा है उसको? हमने जो कल कल करती हुई नदी है, बबल बाय कल कल की आवाज़ होती है, ब्रूक कहते हैं जलधारा को, नदी को, एंड पोर कहते हैं घूरना। क्या? घूरना। और कह रहे हैं कि हमने उसको ऐसे भी देखा है कि जो कल कल करती हुई नदी है, नदी के जल प्रवाह को, जो उस जल प्रवाह को ग्रे विचार मग्न होकर टकटकी लगाकर उसको देखा करता था, ऐसा हमने दोपहर के समय प्राय देखा है। तो यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? और स्टेंजा की बात करें तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि कोई पथिक, कोई वृद्ध किसान किसी राह चलते हुए को बताएगा कि उन्होंने दोपहर के समय, नून टाइड, दोपहर के समय देखा है एक ऐसे वृक्ष के नीचे जिसकी शाखाएं झूलती रहती हैं, जिसकी जड़ें विचित्र रूप से फैली हुई होती हैं, और उनके नीचे, और इसी के साथ साथ जो जलधारा है, जल प्रवाह है, उसमें हमने देखा है कि विचार मग्न जो ग्रे है वो टकटकी लगाकर वहां देखा करता था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स स्टेंजा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव। देखिए हार्ड बाय का मतलब है बिसाइड, एंड यॉन कहते हैं यंडर को, दूर को, नाउ अब, स्माइलिंग इन स्कॉर्न कहते हैं घृणा से, और मटर कहते हैं बड़बड़ाना, मटरिंग हिज वेवर्ड रास्ते की ओर, फैंसी कल्पना होती है फ्रेंड्स, और रोव होता है टहलना। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी वह पास के जंगल में, यौन जो वुड है यानी पास के जंगल में वो घूमता था और अपनी जो कविताएं हैं उनको वो बड़बड़ाता था, अपनी पुरानी कविताओं की पंक्तियों को वो गुनगुनाता रहता था। क्लियर? यानी जब वो टहलता था, यानी कवि जब टहलते थे तो वो अपनी जो पास के जंगलों में घूमते थे और अपनी पुरानी कविताओं की पंक्तियों को वो क्या करते थे? गुनगुनाते थे। और कभी कभी स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और कभी कभी घृणा में वो हंस पड़ते थे।
क्या, घृणा से वो हंस पड़ते थे। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ ड्रूपिंग, और अब ड्रूपिंग कहते हैं सर झुकाकर। वोफुल वैन का मतलब है बिल्कुल दुखी और पीला पड़ा हुआ। लाइक ऑन वन फॉरलोन, फॉरलोन कहते हैं दूर का। और क्रेज्ड विद केयर यानी डिस्ट्रैक्टेड विद केयर। एंड क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और होपलेस कहते हैं निराशापूर्ण। और कह रहे हैं कि कभी कभी जो कवि है वो ऐसे अशांत दिखाई देते थे मानो चिंता और परेशानियों से वो घिरे हुए हों, चिंता और परेशानियों से, और प्रेम की जो असफलता है, विफलता है, उससे वो घिरे हुए हों। और घृणापूर्वक मुस्कुराते हुए निराश प्रेमी की तरह वो आहें भरते हुए इस जंगल में घूमा करते थे। क्लियर फ्रेंड्स। होपलेस, बिल्कुल जैसे कोई निराश प्रेमी घूमता है उसकी तरह से। कैसे, सर झुकाए हुए, बिल्कुल पीले पड़े हुए वो दिखाई पड़ते थे। क्लियर। यानी पूरे स्टेंजा को देखें तो वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी वो पास के जंगलों में दिखाई देते थे और अपनी कविताओं को वो गुनगुनाते थे, कभी कभी घृणापूर्वक वो हंसते थे, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ होता था, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता था जैसे चिंता से वो पीला पड़ा हुआ हो, और प्रेम की जो निराशा है वो उनके अंदर समाई हुई हो, उससे वो आह भरते हुए दिखाई देते थे। One morn I missed him on the accustomed hill along the heath and near his favorite tree. कि वन मॉर्न, आगे जो वो पथिक कह रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति पथिक से कह रहा है कि एक दिन आई मिस्ड हिम, मैं चूक गया, मैंने उसको नहीं देखा। ऑन द कस्टम्ड हिल, कस्टम्ड हिल मीन्स उसकी जो प्रिय पहाड़ी थी, अपनी प्रिय पहाड़ी पर एक दिन मैंने उसको नहीं देखा। अलोंग द हीथ, और उस बंजर जगह पर मैंने नहीं देखा। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और जिन पेड़ों के पास प्राय वो घूमा करते थे मैंने उनको वहाँ भी नहीं देखा। यानी वृद्ध किसान उस उत्सुक पथिक को यह भी बताएगा कि एक दिन उसने कवि को उसके प्रिय स्थान, उसकी प्रिय पहाड़ी और उसके जो प्रिय वृक्ष है उसके निकट उसको नहीं पाया। क्लियर फ्रेंड्स। Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. देखिए यहाँ एक नया वर्ड मिल रहा है आपको, रिल। और रिल कहते हैं फ्रेंड्स किसी ब्रूक को, किसी झरने को रिल कहा जाता है। और वो कहेगा कि दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन उसने जो एक झरना था झरने के पास, यानी झरने के किनारे भी नहीं था। नोर ऑफ द लॉन, ना ही घास के मैदान में कवि को देखा, और नोर एट द वुड ही वॉज, और ना ही उस जंगल में देखा जहाँ वो हुआ करता था। यानी अब जो कवि है, जो टॉमस ग्रे है, वो मर चुका था। यानी वृद्ध किसान उस उत्सुक पथिक को बताएगा कि उसने कवि को उसकी प्रिय पहाड़ी पर, उसके प्रिय वृक्ष के पास और उसके प्रिय स्थान पर नहीं देखा। और दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन ना तो वो उस प्रिय झरने के पास, ना ही लॉन के पास, और ना ही जंगल में वो कभी कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी कवि मर गया था। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, द नेक्स्ट विद डिड ड्यू इन सैड एरी स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न। और अगले दिन हम क्या देखते हैं, डर्स ड्यू। डर्स ड्यू मीन्स शोक गीत इन सैड एरी, सैड एरी मीन्स एक दुखी शव यात्रा में। स्लो थ्रो द चर्च, जो चर्च के रास्ते से होकर जा रही थी, चर्च पाथ से होकर जा रही थी। और वी सा हिम बॉर्न, उसको देखा, कहाँ देखा, कफिन में ले जाते हुए देखा। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ जो ले यूज़ कर, ये बॉर्न यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है कफिन में ले जाते हुए देखा। यानी दूसरे दिन क्या देखा गया कि कवि की जो डेड बॉडी है वो एक कफिन में ले जाकर धीरे धीरे, कहाँ ले जाई जा रही है, वो कफिन में ले जाकर चर्च की तरफ उस डेड बॉडी को ले जा रहे थे।
यानी लोग कवि के मृत शरीर को एक कफिन में ले जा रहे थे। और क्या थे फ्रेंड्स? डर्जेस, यानी जो शोक गीत हैं वो गाए जा रहे थे। अप्रोच एंड रीड, अप्रोच आगे बढ़ जाना, और रीड कहते हैं पढ़ना। आओ और पढ़ो, फॉर दाओ कांस्ट रीड द ले, और उन गीत को, द ले गीत, ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू इज थ्रोन। और ग्रेव्ड कहते हैं, एनग्रेव्ड यानी खुदे हुए हैं, एज्ड कहते हैं ओल्ड, और थॉर्न कहते हैं झाड़ी बुश को। वृद्ध किसान कह रहा है कि पथिक से कि जो कवि की कब्र पर लगे पत्थर हैं, उस पर जो समाधि गीत हैं, उस पर जो गीत लिखे हुए हैं वो पढ़ो, क्योंकि वो पुराने कांटों से ढका हुआ पड़ा है। क्लियर? यानी अब कवि नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए जो समाधि पर उसकी जो गीत लिखे हुए हैं उनको आओ और उनको पढ़ो। यानी अब कवि इस दुनिया में नहीं है, वो भी मृत्यु का शिकार हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब पढ़ लेते हैं द एपिटफ। एपिटफ कहते हैं समाधि लेख। Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown। कवि की जो एपिटफ है वो क्या है? कवि की समाधि पर एक लेख है, वो क्या है? उसमें लिखा है कि यहाँ, हियर रेस्ट, यहाँ लेटा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, हिज हेड, यहाँ एक ऐसा सर दफन हुआ है, ऐसा एक सर यहाँ लेटा हुआ है, यानी ऐसा एक व्यक्ति लेटा हुआ है अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। कहाँ लेटा हुआ है? पृथ्वी की गोद में। यानी यहाँ एक व्यक्ति पृथ्वी की गोद में लेटा हुआ है। और आ यूथ, एक ऐसा नौजवान, टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, कि जिसके लिए भाग्य और प्रसिद्धि नहीं जिसको प्राप्त हुई। यानी एक ऐसा युवा यहाँ लेटा हुआ है जो भाग्य और प्रसिद्धि से अनजान रहा। क्लियर फ्रेंड्स? फेयर साइंस फ्राउंड, फेयर साइंस फ्राउंड यानी ज्ञान जिसको नहीं प्राप्त हुआ, जो अज्ञानी बना रहा। नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, और जिसका जो जन्म है वो एक हम्बल मीन्स एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ। एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन, और मेलनकली कहते हैं उदासी, यानी ही हैड अ मेलनकलिक नेचर, उसकी जो नेचर थी वो कैसी थी? मेलनकलिक थी। यानी यहाँ कवि का जो समाधि लेख है वो क्या है कि यहाँ पृथ्वी की गोद में एक ऐसा नौजवान लेटा हुआ है जो भाग्य और जो प्रसिद्धि है उससे अनजान रहा। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। उसकी जो नेचर थी वो कैसी थी? वो विषादी थी, यानी लड़ने झगड़ने वाली थी, और सौभाग्य और जो सुप्रसिद्धि है उससे वो अपरिचित रहा। लेकिन फिर भी इस युवा ने ज्ञान और विद्या का अर्जन किया, इसने ज्ञान और विद्या पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, देखिए जो बाउंटी है, बाउंटी कहते हैं उदार। एंड हिज सॉल सिंसियर, और सिंसियर यहाँ यूज हो रहा है ट्रू के लिए। हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, और रिकम्पेंस कहते हैं फ्रेंड्स मुआवजा या क्षतिपूर्ति। और लार्जली सेंट यानी गुणों द्वारा, जो बड़े गुण थे। यहाँ कहना चाह रहा है कि जो कवि है उसका दिल महान था, निष्ठावान था, दयालु था, और उसकी जो गरीबी है उसकी जो पूर्ति ईश्वर ने की थी वो कैसे की थी? लार्जली सेंट, यानी उसको बहुत सारे सद्गुण देकर, बहुत सारे गुण देकर ईश्वर ने उसको जो गरीबी दी है उसकी क्षतिपूर्ति की थी। यानी कोई गरीब व्यक्ति भगवान बनाता है तो उसको कंपनसेट कर देता है कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज उसको देकर। क्लियर फ्रेंड्स? यानी उसका हृदय जो था कैसा महान था, वो उसकी जो सॉल है, आत्मा है, वो दयालु थी, निष्ठावान था, और ईश्वर ने उसकी गरीबी की पूर्ति उसको गुण देकर की थी।
he gave to misery all he had. A tear he gained from heaven a friend. It was all he wished, a friend. क्लियर? देखिए यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है मिजरी, मिजरी कहते हैं दुखी व्यक्ति, और टीयर यहाँ यूज हो रहा है आंसू, और आंसू किसकी बात हो रही है? अ टीयर ऑफ सिंपैथी। और गेंड कहते हैं प्राप्त करना फ्रॉम हेवन, ईश्वर से। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उसने जो किया उसने ईश्वर से प्राप्त किया, उसने प्रभु से क्या की? दोस्ती की। एज ए फ्रेंड, वो ईश्वर ने, उसने प्रभु की से दोस्ती की और आशीर्वाद उसको मिला, और वो यही चाहता था। यानी उसने जो उसके दुखी साथी थे, साथियों को अपना सब कुछ दे दिया। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड, अपने जो मिजरी मीन्स जो दुखी साथी थे उनको ऑल ही हैड, जो भी उसके पास था वो उसने दे दिया। अ टीयर ऑफ सिंपैथी, एक सहानुभूति भी उसको उनको दे दी, एक सहानुभूति का आंसू दे दिया। और उसको जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर से उसने दोस्ती की, और जो भी उसको प्राप्त हुआ ईश्वर का आशीर्वाद मिला, एज ऑल ही विश्ड, जिसको वो चाहता था। यानी वो केवल और केवल ईश्वर का आशीर्वाद चाहता था जो उसको प्राप्त हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और लास्ट स्टेंजा है, नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज। सीक प्रयास करना, प्रयत्न करना, हिज मेरिट्स उसके सद्गुणों को, टू डिस्क्लोज यानी डिस्क्लोज करना, रिवील करना, और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, और ड्रॉ खोजना हिज फ्रेलिटीज वीकनेस को। यानी अब कहना चाह रहे हैं, पोएट कहते हैं कि अब उसके गुण और सद्गुण ढूंढने का प्रयास ना करो, क्योंकि वो तो चला गया है, दफन हो गया है, जो उसकी कब्र है उसमें वो दफन हो गया है। There they alike in trembling hope repose, the bosom to his father and his God. और कह रहे हैं कि जो प्रभु के हृदय में, जो हम सबका फादर है, हम सबका पिता है, उसके बोझम में, उसके हृदय में क्या है? गुण अवगुण समा गए हैं। जो उसकी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, जो भी उसकी मेरिट्स हैं और फ्लैरिटीज़ हैं, वो अब कहाँ समा गई हैं? जो ईश्वर है, जो हम सबका पिता है, उसके हृदय में उसके गुण और अवगुण समा गए हैं। यानी उसके गुण उसे प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं, और जो उसके भाग्य हैं, जो उसके यानी दुर्भाग्य हैं, यानी जो उसके अवगुण हैं, वो उसको क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? ट्रेम्बल कर देते हैं, यानी उसको भय से कपा देते हैं। कि और भय से कपाने का मतलब क्या है? कि ऐसा ना हो कि एक जो ईश्वर के सामने खड़ा हो के, जिसे हम कहते हैं कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन आए यानी जब अंतिम समय आए, तो ईश्वर के सामने खड़ा हो के उसको क्या हो, उसके जो अवगुण हैं वो उसको डरा देंगे। यानी ईश्वर के समय होकर सामने जब इंसान अंतिम समय खड़ा होता है, तो जो अवगुण है उनके कारण वो कांपने लगता है। क्लियर? तो कहना चाह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि अब उसके जो गुण अवगुण हैं पोएट के, यानी कि टॉमस ग्रे के, जो अब चला गया है, ईश्वर के पास चला गया है, कब्र में चला गया है, तो उनको अब डिस्क्लोज मत करो। जो हैं वो चले गए हैं, वो दफन हो गया है। उसके जो कमजोरियां हैं उनको भी अब मत देखो। वो सब कहाँ है? ईश्वर जो सब परम पिता है उसके वक्ष स्थल में वो सब समा गए हैं, उसके हृदय में समा गए हैं। उसके जो गुण हैं उसे प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं, और जो अवगुण हैं वो उसे भय से कपा देते हैं, और वो तो अंतिम समय की अब प्रतीक्षा कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टेंजा ये लास्ट था, और इसी के साथ जो इलेजी हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, और जो टेक्स्ट है वो बढ़िया से आपको समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई पोएम को स्टार्ट करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।